और हमारे पास खबरों और जानकारियों का एक बड़ा दिलचस्प जखीरा है। और आज का हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को आप तक पहुंचाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इनके बीच के कनेक्शन को ढूंढने वाले हैं। कैसे बिहार के एक युवा क्रिकेटर की कहानी गुजरात के जंगल में 36 साल बाद दिखे एक बाघ से जुड़ती है। हाँ, और कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। और इस पूरी बातचीत को एक धागे में पिरोने के लिए आज का जो विचार है वो बड़ा कमाल का है। क्या है? खुद को कभी कमजोर मत समझो, आप कुछ भी कर सकते हो। वाह! ये लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, मुझे लगता है ये आज की हमारी कई कहानियों का सार है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में लोग और संस्थाएं इस विचार को सच साबित कर रही हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्हें उनके काम के लिए सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अच्छा। लिस्ट आई है और उसमें एक नाम है बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल 20 बच्चों को ये सम्मान दे रही हैं। और ये पुरस्कार अपने आप में बहुत खास है। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई में टॉप करने वालों के लिए नहीं है। नहीं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो खेल, कला, इनोवेशन या बहादुरी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी उम्र से बहुत बड़ा होता है। सही। वैभव का चुना जाना दिखाता है कि अब जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को कितनी जल्दी पहचाना जा रहा है। ये तो हुई युवा प्रतिभा की बात, लेकिन हमारे जो अनुभवी पेशेवर हैं वो भी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं। हाँ। प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, उन्हें आयरलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने मानद फेलोशिप दी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बड़ा। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि एक भारतीय डॉक्टर को सम्मान मिला। गहराई से देखें तो ये भारत की मेडिकल एजुकेशन और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की बढ़ती साख का सबूत है। अच्छा, कैसे? एक समय था जब हमारे डॉक्टर्स बेहतरीन मौकों के लिए बाहर जाते थे, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते थे। हाँ, सुना है। अब दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत आ रहे हैं और हमारे विशेषज्ञों को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं सम्मानित कर रही हैं। तो ये ब्रेन गेन और वैश्विक सम्मान का दौर है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं बल्कि एक पूरे सेक्टर के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। इसी आत्मविश्वास की एक और मिसाल कॉर्पोरेट जगत से आई है। बताइए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। अच्छा, सेल। उन्होंने पब्लिक रिलेशंस में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। क्या? पब्लिक रिलेशंस में एक स्टील बनाने वाली सरकारी कंपनी? हाँ, यही तो बात है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए आज का दौर सरकारी कंपनियों के लिए करो या मरो वाला है। सही बात है। उन्हें प्राइवेट सेक्टर से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, तो ऐसे में सिर्फ अच्छा स्टील बनाना काफी नहीं है। आपको लोगों को, निवेशकों को ये बताना भी पड़ता है कि आप कितने प्रासंगिक हैं। ये 8 अवार्ड दिखाते हैं कि सेल अब सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट नहीं बल्कि एक मॉडर्न ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है जो अपनी कहानी कहना जानता है। और ये नेतृत्व वाली बात मुझे खेल की दुनिया की एक और बड़ी खबर से जुड़ती है। अच्छा? बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। हाँ, हमारी स्टार शटलर। उन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया है। चेयरपर्सन, ये तो कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये वैश्विक खेल की सबसे ऊंची टेबल पर एक सीट है। सिंधु अब दुनिया भर के खिलाड़ियों की आवाज बनेंगी। सोचिए, एक भारतीय खिलाड़ी अब बैडमिंटन के नियम, खिलाड़ियों के अधिकार, इन सब पर सीधे तौर पर असर डालेगी। मतलब हम अब सिर्फ खेल नहीं रहे, खेल चला भी रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो एक युवा क्रिकेटर से लेकर एक अनुभवी डॉक्टर, एक सरकारी कंपनी से लेकर एक दिग्गज खिलाड़ी तक, सब उसी विचार को मजबूत करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ये तो हुई इंसानी उपलब्धियों की बातें, लेकिन प्रकृति भी अपनी एक अलग ही कहानी लिख रही है। और गुजरात से तो एक ऐसी कहानी आई है जो दशकों के इंतजार का नतीजा है। आप उस बाघ वाली खबर की बात कर रही हैं? हाँ। गुजरात में 36 साल बाद एक बाघ देखा गया है। ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी। ये बाघ रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में कैमरे में कैद हुआ। वाह। और इसके साथ ही गुजरात अब भारत का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां शेर, तेंदुए और बाघ, तीनों बड़ी बिल्लियां अपने प्राकृतिक आवास में मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल है, 36 साल बाद एक बाघ का लौटना, इसका मतलब क्या है? क्या वो बस रास्ता भटक कर आ गया? नहीं, यहीं पर कहानी गहरी होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात तक का जो जंगल का गलियारा मतलब कॉरिडोर है, वो शायद फिर से जिंदा हो रहा है। अच्छा। ये दशकों के संरक्षण के प्रयासों का नतीजा है। लेकिन खुशी के साथ ही ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी लेकर आया है। चुनौती? वो कैसी? देखिए, गुजरात का वन विभाग शेरों को संभालने में माहिर है, लेकिन बाघ का स्वभाव और उसकी जरूरतें शेर से बिल्कुल अलग होती हैं। सही बात है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक ही बाघ है या और भी आ सकते हैं? क्या हमारे पास उनके लिए पर्याप्त शिकार और इलाका है? और इंसानों के साथ टकरावों का खतरा? सबसे जरूरी वही है। इस एक बाघ की वापसी पूरे राज्य के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान को बदलने पर मजबूर कर देगी। मतलब ये जश्न मनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी शुरुआत है। बिल्कुल। और जब हम पर्यावरण और विकास की बात करते हैं तो ये संतुलन हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। एक और खबर है कि पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने चिनाब नदी पर दुल्हस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। और यहीं पर दुविधा सामने आती है ना? हाँ। एक तरफ हम एक बाघ की वापसी का जश्न मना रहे हैं, जो एक स्वस्थ इकोसिस्टम का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हमें विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए हमें हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम में बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो क्या ये एक तरह का समझौता है? आप इसे एक जरूरी समझौता कह सकती हैं। चुनौती ये है कि ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली ना बनाए, बल्कि ये भी पक्का करें कि नदी का जीवन, वहाँ के समुदाय, ये सब कम से कम प्रभावित हो। और इसी तैयारी को परखने के लिए भारतीय तट रक्षक बल ने मुंबई में एक अभ्यास भी किया है। RPEX 2025। हाँ, जो समुद्री तेल प्रदूषण से निपटने के लिए है। ये दिखाता है कि हम विकास से होने वाले खतरों के लिए कितने तैयार हैं। तो आज की चुनौतियों से निपटते हुए चलिए अब थोड़ा अतीत की परतों में झांकते हैं। चलिए। कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी से माँ दुर्गा की एक सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली है। ये सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, ये इतिहास की एक खोई हुई कड़ी को जोड़ने जैसा है। इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कला शैली गांधार। ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके से जुड़ी है ना? बिल्कुल, जहां भारतीय और यूनानी रोमन कला का संगम हुआ था। इसका कश्मीर में मिलना इस बात का ठोस सबूत है कि प्राचीन काल में ये इलाके मतलब राजनीतिक सीमाओं से बटे हुए नहीं थे। अच्छा। बल्कि विचारों, धर्म और कला का एक खुला गलियारा थे। मतलब ये मूर्ति उस दौर की कहानी कहती है जब संस्कृतियां एक दूसरे से लड़ती नहीं बल्कि सीखती थीं। ये हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का इतिहास कितना बहुस्तरीय और समृद्ध रहा है। और इतिहास को सिर्फ खोजा नहीं जा रहा, उसे सहेजा भी जा रहा है। हाँ। केंद्र सरकार ने हरियाणा के राखीगढ़ी की विकास के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 500 करोड़, ये एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बढ़िया। तो क्या ये सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी है या इसके पीछे कोई बड़ा विजन है? यही सवाल सबसे जरूरी है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात स्थलों में से एक है। ये पैसा अगर सिर्फ म्यूजियम और होटल बनाने में लग गया तो ये एक मौका गंवाने जैसा होगा। असली चुनौती ये है कि इस निवेश का इस्तेमाल उस जगह की आत्मा को बचाए रखते हुए किया जाए। मतलब क्या हम स्थानीय लोगों को गाइड, रिसर्चर और उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं? क्या हम ऐसा मॉडल बना सकते हैं जहां पर्यटन से होने वाली कमाई सीधे गांव के विकास में लगे? मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलने का भी एक मौका है। हाँ, और अगर ये सही से किया गया तो राखीगढ़ी सिर्फ अतीत का एक खंडहर नहीं बल्कि भविष्य के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल बन सकता है। सही है। इसी तरह जे रमनन और वृंदा रमनन की नई किताब इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु भी ज्ञान को सहेजने का ही एक प्रयास है। तो अपनी जड़ों को समझने से लेकर अब बात करते हैं वैश्विक मंच पर भारत की आज की स्थिति के। हाँ। एक खबर है जो प्रतीकात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर एक पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करेंगी। ये कोई आम दौरा नहीं है। नहीं, जब देश के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर खुद एक पनडुब्बी में उतरती हैं, तो ये हमारी नौसेना पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व के भरोसे का प्रतीक है। ये सैनिकों का मनोबल तो बढ़ाएगा ही। बिल्कुल, और साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद दूसरे देशों को एक बहुत साफ संदेश भी देता है। और वो संदेश क्या है? संदेश ये है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं और हितों को लेकर बेहद गंभीर है और हमारी नौसेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है।
ये भारत की समुद्री ताकत का एक शांत लेकिन मजबूत प्रदर्शन है। और ये मजबूती सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है। हाँ, आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 693.318 बिलियन डॉलर हो गया है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आम आदमी के लिए इसका मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। आसान शब्दों में ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? इसे ऐसे समझिए कि ये देश का सेविंग्स अकाउंट है या इमरजेंसी फंड। अच्छा, ये जितना बड़ा होता है देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही स्थिर मानी जाती है। अगर कल को दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है या तेल के दाम अचानक बहुत बढ़ जाते हैं तो यही हमें बचाता है। हाँ, तो यही भंडार हमें झटकों से बचाता है और रुपये को गिरने से रोकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत होना काफी है अगर देश के अंदर आम आदमी महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये काफी नहीं है। ये एक सुरक्षा कवच तो है, लेकिन रोजमर्रा की आर्थिक समस्याओं का हल नहीं। ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है, स्वस्थ अर्थव्यवस्था की गारंटी नहीं। स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई पर काबू, रोजगार, ये सब भी उतना ही जरूरी है। मतलब ये भंडार हमें बाहरी तूफानों से बचाता है, लेकिन घर के अंदर की समस्याओं से हमें खुद ही निपटना होगा। बिल्कुल सही। और वैश्विक नेतृत्व की बात को आगे बढ़ाएं तो भारत 2026 में किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता करने जा रहा है। हाँ, KPCS। ये ब्लड डायमंड से जुड़ा है ना? हाँ, किम्बरली प्रोसेस को ब्लड डायमंड्स के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था। मतलब वो हीरे जिन्हें बेचकर विद्रोही गुट अफ्रीका में युद्धों को फंड करते थे। हाँ। भारत इसके संस्थापकों में से है, लेकिन आज जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो चुनौतियां बदल गई हैं। अब इस प्रोसेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। कैसे सवाल? आलोचकों का कहना है कि किम्बरली प्रोसेस सिर्फ विद्रोही गुटों पर ध्यान देता है, लेकिन उन सरकारों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप रहता है जहां हीरों का खनन होता है। अच्छा। अब भारत के सामने ये चुनौती होगी कि क्या वो इस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए नेतृत्व कर सकता है। ये भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक भूमिका नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आज हमने देखा कि कैसे बिहार के एक छोटे से शहर का लड़का राष्ट्रीय हीरो बन सकता है और कैसे 36 साल का इंतजार एक जंगल को फिर से जिंदा कर सकता है। हमने ये भी समझा कि कैसे एक सरकारी कंपनी को आज के दौर में बने रहने के लिए बदलना पड़ रहा है और कैसे हजारों साल पुरानी एक मूर्ति हमें आज के दौर की सीमाओं से परे देखना सिखाती है। ये सारी कहानियां चाहे वो व्यक्तिगत उपलब्धि की हो, संरक्षण की हो या वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती हैं जो अपनी जड़ों से ताकत लेता है, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करता है और भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से देख रहा है। और ये सब उसी एक विचार को सच साबित करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, खुद को कभी कमजोर मत समझो। और आज की इस गहरी बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। आज के इस दौर में जब हर सेकंड हमारे फोन पर सूचनाओं की बारिश हो रही है, तो ज्ञान और सूचना के बीच फर्क कैसे किया जाए? बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों को जान लेना काफी है, या फिर असली ज्ञान उन तथ्यों के बीच के कनेक्शन को समझने और एक बड़ी तस्वीर देख पाने में है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम 29 दिसंबर 2025 की कुछ चुनिंदा सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्कार, और आज की खबरों में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। हाँ, वही मैं भी सोच रही थी। एक तरफ हम ऐसी ट्रेनें बना रहे हैं जो लगभग हवाई जहाज की रफ्तार से चलेंगे, और दूसरी तरफ हम पहली बार एक साधारण अगरबत्ती के लिए मानक तय कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हाइपर फ्यूचर और बुनियादी जरूरतों के बीच का एक फासला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग खबरों के जरिए इसी फासले को समझा जाए कि हम एक ही समय में भविष्य की ओर कितनी तेजी से भाग रहे हैं और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए कितने छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। सही कहा। और आज की चर्चा के लिए हमारे स्रोतों में दिया गया विचार भी इसी से जुड़ता है। डर 2 पल का होता है, निडरता जीवन भर रहती है। शायद भविष्य में छलांग लगाने और वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने दोनों के लिए निडरता ही चाहिए। इसी निडर सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं। यही काफी बड़ी है। एक नया देश कह सकते हैं कि दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक कदम है। देखिए, सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अपनी आजादी की घोषणा तो कर दी थी। हाँ,
काफी समय पहले। बिल्कुल, लेकिन 30 साल से ज्यादा हो गए वो एक अघोषित देश की तरह ही काम कर रहा था। किसी ने उसे मान्यता नहीं दी थी। तो अब इजराइल के इस कदम से क्या बदलेगा? इससे उस पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल सकते हैं, जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने ही ये कदम क्यों उठाया और अभी क्यों? देखिए, यहाँ भू राजनीति का एक दिलचस्प खेल है। सोमालीलैंड की जो लोकेशन है वो लाल सागर के मुहाने पर है, दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक। इस क्षेत्र में अपना एक सहयोगी बनाकर इजराइल अपने सामरिक और व्यापारिक हितों को सुरक्षित करना चाहता है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींची जा रही हैं और दूसरी तरफ पुरानी लकीरों पर चले आ रहे विवादों को मिटाया जा रहा है। हाँ, थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने दशकों पुराने सीमा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये उस क्षेत्र के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर है। बहुत ज्यादा। इन दोनों देशों के बीच कुछ प्राचीन मंदिरों के आसपास की जमीन को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। कई बार हिंसक झड़पें भी हुईं। तो ये समझौता दिखाता है कि कूटनीति काम कर सकती है। सही बात है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता बढ़ेगी। तो एक तरफ इंसानी कोशिशों से सीमाएं बन रही हैं, विवाद सुलझ रहे हैं, लेकिन तभी एक तीसरी खबर आती है जो हमें याद दिलाती है कि एक शक्ति है जो इन सबके ऊपर है। आप प्रकृति की बात कर रही हैं? हाँ, उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देशों में तूफान जोहान्स ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, हम इन घटनाओं को कैसे देखते हैं? हम कूटनीति को इंसानों का काम मानते हैं और तूफान को प्राकृतिक आपदा। लेकिन क्या दिसंबर के अंत में नॉर्डिक देशों में इतना भयानक तूफान आना अब वाकई सिर्फ प्राकृतिक है, या फिर ये भी कहीं ना कहीं इंसानी गतिविधियों का ही नतीजा है? ये एक सोचने वाली बात है। शायद अब बदलती सीमाएं, संसाधनों पर होते संघर्ष और चरम मौसम, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। ये अब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी कहानी के 3 अलग अलग पहलू हैं। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया में, जहां इंसानी महत्वाकांक्षाएं हकीकत बन रही हैं। हाँ, और ये खबर तो वाकई कमाल की है। ये खबर तो मेरे जैसे साइंस फिक्शन प्रेमी के लिए किसी सपने के सच होने जैसी है। चीन ने एक सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जिसका लक्ष्य वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ना है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा? जी, ये परिवहन की दुनिया में एक क्वांटम लीप है। मतलब दिल्ली से मुंबई 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय में। ये तो हमारे शहरों की परिभाषा ही बदल देगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक शब्द है, सुपर कंडक्टिंग। जो लोग भौतिकी के विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके लिए इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? बढ़िया सवाल है। इसे ऐसे समझिए, अभी की जो मैग्लेव ट्रेनें हैं वो पटरी के ऊपर तैरने के लिए लगातार बिजली का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। लेकिन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक ऐसा जादुई पदार्थ है जो एक बार ठंडा होने के बाद बिना किसी रुकावट के चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। मतलब ट्रेन को एक तरह से परमानेंट फ्लोट मिल जाता है। तो उसे हवा में उठाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा नहीं चाहिए? नहीं, इससे घर्षण लगभग 0 हो जाता है और यही वजह है कि ये इतनी अविश्वसनीय रफ्तार तक पहुंच सकती है। ये तो कमाल है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने और चलाने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल है, ये बहुत महंगा सौदा है। इसके लिए पूरे शहरों के बीच वैक्यूम ट्यूब का एक जाल बिछाना होगा। तो हाँ, ये तकनीक क्रांतिकारी है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना एक बहुत बड़ा आर्थिक और इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। तो ये हुई भविष्य की एक बड़ी छलांग। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो भविष्य की तकनीक को इंसान की बहुत पुरानी और जमीनी समस्या से जोड़ती है। आप एंटीवेनम की बात कर रही हैं? हाँ, वैज्ञानिकों ने सांप के काटने का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम विकसित किया है। और सबसे दिलचस्प बात, इसे बनाने के लिए ऊंट और लामा के एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया गया है। ये खबर उस मैग्लेव ट्रेन जितनी ही महत्वपूर्ण है, बस इसका असर अलग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये कई अलग अलग तरह के सांपों के जहर पर काम कर सकता है। तो ये एक मास्टर की तरह है। बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां हर साल हजारों लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। और ऊंट और लामा का इस्तेमाल, ये थोड़ा अजीब लगता है। यहीं पर विज्ञान का कमाल है। ऊंट और लामा के शरीर में कुछ बहुत ही छोटे और मजबूत एंटीबॉडीज होते हैं जो सांप के जहर के उन हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं जहां परंपरागत एंटीवेनम नहीं पहुंच पाते।
मतलब प्रकृति से ही समाधान खोजा जा रहा है। हाँ, एक तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन है और दूसरी तरफ ऊंट के खून से निकलने वाला जीवन रक्षक इलाज। यही आज की दुनिया का विरोधाभास है। और ये विचार हमें सीधे भारत ले आता है। चलिए भारत की कुछ खबरों को इसी नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। आधुनिक भारत शासन से लेकर जमीनी स्तर तक। शुरुआत शासन के स्तर से करते हैं। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन आघात 3.0। ये आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और बाहरी सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में बनी कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS बागशेर में एक समुद्री यात्रा की। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति ही भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा क्षमताओं और सेना के मनोबल का भी एक प्रदर्शन है। अच्छा, शासन से जुड़ी एक और खबर है। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की मदद के लिए एक 24x7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष शुरू किया है। ये शासन को ज्यादा जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। आम इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए ये बहुत प्रभावी हो सकता है। तो ये तो हुए शासन के आधुनिक कदम। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के उस हिस्से में जो पारंपरिक है लेकिन बहुत बड़ा है। अगरबत्ती। हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अगरबत्ती के लिए भारत का पहला मानक तय किया है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है ना? हाँ, सुनने में छोटी लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का एक उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, एक मानक तय होने से ये सुनिश्चित होगा कि अगरबत्ती बनाने में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल न हो। इससे उपभोक्ताओं की सेहत सुरक्षित रहेगी। और व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा? जरूर। मेड इन इंडिया अगरबत्ती को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या इस तरह के नियम उन छोटे घरेलू उत्पादकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और किसी भी नियम को लागू करते समय इस संतुलन को साधना जरूरी है। शुरुआत में छोटे उत्पादकों को शायद मुश्किल हो, लेकिन लंबे समय में ये उद्योग को ज्यादा संगठित और सुरक्षित बनाएगा। ठीक है, तो हमने शासन देखा, अर्थव्यवस्था देखी, अब बात करते हैं एक व्यक्ति की, जहां जमीनी स्तर पर हो रहा काम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा रहा है। मणिपुर की पुष्प देवी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मणिपुर की एक महिला किसान चोखोने क्रिचेना के काम की तारीफ की है। और यहीं पर ये पूरी कहानी जुड़ जाती है। एक आधुनिक राष्ट्र सिर्फ बड़ी बड़ी परियोजनाओं से नहीं बनता, बल्कि चोखोने क्रिचना जैसे लोगों के काम को पहचानने और उसे सम्मान देने से भी बनता है। ये जमीनी स्तर पर हो रहे इनोवेशन को राष्ट्रीय मंच देना है। हाँ, इसी के साथ कुछ और खबरें भी हैं। स्वीडन के एथलीट आर्मंड डुप्लांटिस को 2025 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वो अपनी पीढ़ी के महानतम एथलीटों में से एक है। उन्होंने लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन IMA NatCon 2025 अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया। अहमदाबाद में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नमोत्सव को भी संबोधित किया। अच्छा, और अब भारत के भूगोल से जुड़ी कुछ छोटी मगर दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं। धसान नदी, जो हाल ही में खबरों में थी, बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। और वल्लनाडु वन्यजीव अभयारण्य, जो चर्चा में रहा, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए, जाते जाते सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। हाँ, ये बुनियादी जानकारी हमें वर्तमान की घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल ग्रह को। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी लिवर। और बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। तो आज हमने कूटनीति की दुनिया से लेकर तकनीक की ऊंची छलांग और भारत की हलचल से लेकर ज्ञान की बुनियादी बातों तक को छुआ। और ये यात्रा हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। एक तरफ हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तकनीक बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक अगरबत्ती के लिए मानक तय कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि प्रगति एक सीधी रेखा में नहीं होती। ये हर क्षेत्र में, हर स्तर पर अलग अलग गति से होती है। तो आज के लिए हमारे श्रोताओं के लिए अंतिम विचार क्या होगा? विचार ये है कि शायद असली चुनौती सबसे तेज ट्रेन बनाने में नहीं है।
असली चुनौती ये समझने में है कि उस ट्रेन में सफर करने वाले समाज की बुनियादी जरूरतें क्या हैं। क्या हम भविष्य की ओर इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हम अपनी सड़कों के गड्ढे भरना भूल रहे हैं? असाधारण तकनीकी छलांग और साधारण जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल है। 2025 और हमारे पास 30 दिसंबर की डेली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से कुछ बहुत दिलचस्प सुर्खियां हैं। इसमें खेल की बड़ी जीतों से लेकर देसी टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तक, मतलब काफी कुछ है। हाँ, ये जानकारी के अलग अलग मोतियों जैसा है। अकेले अकेले तो ये चमकते ही हैं, पर आज हम इन्हें एक धागे में पिरोकर देखेंगे कि इनसे भारत की 2025 के अंत की तस्वीर कैसी बनती है। और इन सभी जानकारियों के बीच एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कौन से? सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सुनने में तो ये एक सामान्य विचार लगता है, पर आज की हमारी चर्चा के लिए ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। हमारा मिशन ये देखना है कि ये सोच सिर्फ कागज पर है या असल में जमीन पर उतर रही है। यह एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है, क्योंकि आज हम जिन भी उपलब्धियों की बात करेंगे, चाहे वो एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड हो या एक स्टार्टअप की खोज, उसके पीछे सालों की मेहनत, दृढ़ संकल्प और यही सकारात्मक सोच होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोच कहाँ-कहाँ रंग ला रही है। हाँ, शुरू करते हैं। इसी सोच के साथ शुरू करते हैं खेल की दुनिया से। विजयवाड़ा में 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, जिसमें सूर्या करिश्मा तमीरी और ऋत्विक संजीव ने क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। हाँ, और राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स बहुत जरूरी होती हैं। यही से भविष्य के श्रीकांत और सिंधु जैसे खिलाड़ी निकलते हैं। ये दिखाता है कि टैलेंट की सप्लाई लाइन मजबूत है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी खबर है, शतरंज से जुड़ी हुई। हाँ, दोहा में हुई विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत की कोनेरू हम्पी ने कांस्य पदक जीता है। कोनेरू हम्पी का नाम अपने आप में एक मिसाल है। इतने सालों से टॉप पर बने रहना, और वो भी शतरंज जैसे खेल में जहां मानसिक थकान, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। ये उनकी असाधारण क्षमता को दिखाता है। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये अनुभव और धैर्य की जीत है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक तरफ बैडमिंटन जैसा तेज तर्रार और शारीरिक खेल, और दूसरी तरफ शतरंज जैसा दिमागी खेल। इन दोनों में भारतीय खिलाड़ियों का टॉप पर प्रदर्शन करना, क्या ये सिर्फ संयोग है या भारत में खेल को लेकर कुछ बड़ा बदल रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता ये संयोग है। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। अच्छा? पहले भारत कुछ ही खेलों में जाना जाता था, जैसे क्रिकेट या हॉकी, पर अब आप देखिए, चाहे वो नीरज चोपड़ा का भाला फेंकना हो, बैडमिंटन हो या शतरंज, हर तरह के खेल में भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि अब खेल को सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर करियर के तौर पर देखा जा रहा है, और इकोसिस्टम भी बेहतर हो रहा है। और जब बात खिलाड़ियों की हो तो क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं। स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। 10,000 रन? हाँ, 10,000। ये आंकड़ा सुनने में ही कितना बड़ा लगता है। ये वाकई एक मील का पत्थर है। हम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के 10,000 रन बनाने पर जश्न मनाते हैं। बिल्कुल। और स्मृति मंधाना की ये उपलब्धि उसी स्तर की है। ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट की यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हाँ, ये उन लाखों लड़कियों को प्रेरित करेगा जो आज बल्ला उठाने का सपना देख रही हैं। बिल्कुल सही। तो खेल की दुनिया से जो तस्वीर उभर रही है, वो है बढ़ते आत्मविश्वास और विविधता की। ये दिखाता है कि भारतीय प्रतिभा अब सिर्फ शारीरिक दमखम ही नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति और इनोवेशन में भी दुनिया को टक्कर दे रही है। और आपने इनोवेशन शब्द का इस्तेमाल किया, जो हमें हमारे अगले विषय पर ले जाने के लिए एकदम सही है। बिल्कुल। खेल के मैदान से अब चलते हैं विज्ञान और तकनीक की लैब में। यहाँ एक ऐसी खबर है जो सच में आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारती है। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है, जिसे वॉक्सल ग्रिड्स नाम के एक स्टार्टअप ने बनाया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकता है। अब तक हम MRI जैसी हाई एंड मेडिकल मशीनों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर थे, और बहुत महंगी भी होती थी। बहुत ज्यादा। तो इस देसी स्कैनर से असल में क्या बदलेगा? क्या ये सिर्फ सस्ता होगा या इसमें कुछ और भी खास है? इसकी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह स्कैनर कम चुंबकीय क्षेत्र, मतलब
लो फील्ड तकनीक का इस्तेमाल करता है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और महंगी हीलियम कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जो पारंपरिक MRI मशीनों का सबसे बड़ा खर्च होता है। ओह, तो इसका मतलब है कि अब छोटे शहरों और कस्बों के अस्पतालों में भी? हाँ बिल्कुल, वहां भी MRI मशीन लगाना संभव हो पाएगा। ये स्वास्थ्य सेवा को सच में, जिसे कहते हैं, लोकतांत्रिक बनाने जैसा है। ये तो वाकई उस सकारात्मक सोच का एक ठोस नतीजा है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि देश की एक बड़ी मुश्किल का हल निकाल कर दिखाना। हाँ, और तकनीक की बात हो रही है तो अंतरिक्ष को नहीं छोड़ सकते। हमारे सूत्रों के मुताबिक ईरान ने रूस के रॉकेट का इस्तेमाल करके फज्र 2 और कौसर नाम के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये दिखाता है कि कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भू राजनीति साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में हमारे नोट्स में कुछ सामान्य ज्ञान के तथ्य भी हैं, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। हाँ, और सौर मंडल में शनि ग्रह के चारों ओर सबसे साफ रिंग्स या वलय पाए जाते हैं। ये तथ्य हमें एक लंबा नजरिया देते हैं। राकेश शर्मा के मिशन से लेके आज वोक्सेल ग्रिड्स के MRI स्कैनर बनाने तक भारत ने विज्ञान और तकनीक में एक लंबा सफर तय किया है। ये दिखाता है कि आज की हर उपलब्धि कल रखी गई नींव पर ही खड़ी होती है। बहुत खूब। ये नींव सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, बल्कि देश की नीतियों में भी रखी जा रही है। हाँ। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। मानव पूंजी? हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, मानव पूंजी। इसका असल में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझते हैं, जब सरकार मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल की बात करती है तो वो असल में ये कह रही है कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सड़कें, पुल या फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। अच्छा। एक स्वस्थ, पढ़ा लिखा और हुनरमंद नागरिक ही देश को आगे ले जा सकता है। तो इस विषय को चुनना दिखाता है कि सरकार का ध्यान अब सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं, बल्कि देश के सॉफ्टवेयर यानी उसके नागरिकों पर है। इसी भावना से जुड़ी एक और खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि 2026 में ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। मैंने इससे पहले उनका नाम ज्यादा नहीं सुना था, और शायद यही इस घोषणा का मकसद है। पार्वती गिरी जैसी कई गुमनाम नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर इतिहास की किताबों में उन्हें उतनी जगह नहीं मिली। सही बात है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरणा के नए स्रोत देते हैं और अपनी राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत और समावेशी बनाते हैं। सम्मान की बात चली है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2025 प्रोफेसर बालाराम पाणी को दिया गया। हाँ, ये भी एकेडमिक और सामाजिक योगदान को पहचानने की एक पहल है। निश्चित रूप से पुरस्कार और सम्मान समाज को दिशा देते हैं। जब हम शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित करते हैं तो हम ये संदेश देते हैं कि ये काम देश के लिए महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य नीति में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। हाँ। इसे एकीकृत चिकित्सा में एक नए अध्याय की शुरुआत कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, यह वैश्विक स्तर पर भारत की एक बड़ी जीत है। दिल्ली घोषणा पत्र सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन को पारंपरिक दवाओं जैसे आयुर्वेद या योग के लिए सबूतों पर आधारित मानक बनाने के लिए, बिल्कुल साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड मानक बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में आयुर्वेद जैसी पद्धतियों को वैज्ञानिक जांच के बाद वैश्विक स्वीकृति मिल सकती है। वाह! यह भारत को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बना सकता है। तो नीतियों की दुनिया से ये समझ आ रहा है कि फोकस लोगों पर, उनके इतिहास पर और उनके स्वास्थ्य के एक समग्र दृष्टिकोण पर है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं और पर्यावरण की ओर चलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गाक पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ये एक बहुत जरूरी कदम है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए। हमारे नोट्स के अनुसार यूपी भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। हाँ। इतनी घनी आबादी वाले राज्य में ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मतलब है कि उस अभयारण्य के आसपास किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन या औद्योगिक गतिविधियों पर
रोक टोक रहेगी। ताकि पक्षियों और उनके घर को कोई नुकसान न पहुंचे। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामान्य ज्ञान के स्रोतों में लिखा है कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हाँ। तो ये खबर सीधे उस तथ्य से जुड़ा है। हाँ, और ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। इसी से जुड़ी एक और खबर है कोल्लेरू झील की, जो आंध्र प्रदेश में है। ये भी हाल ही में चर्चा में रही है। झीलों की बात चली है तो एक और मजेदार तथ्य है कि भारत में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर की तो बात ही अलग है। वहाँ की झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो शहर की धड़कन है। सही कहा। ये तथ्य उस शहर की आत्मा को दर्शाता है, चाहे वो कोल्लेरू जैसी प्राकृतिक झील हो या उदयपुर की मानव निर्मित झीलें। ये सब हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं और इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था। चलिए। पहली खबर हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से है, जहां सैन्य तख्तापलट के 5 साल बाद पहला आम चुनाव हुआ है। यह उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। स्रोत में बस इतनी ही जानकारी है और हम सिर्फ तथ्य बता रहे हैं। हाँ। लेकिन भारत के लिए अपने पड़ोस में हो रहे बदलावों पर नजर रखना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ की स्थिरता का असर हम पर भी पड़ता है। सही बात है। और अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत ही सकारात्मक खबर। ऑस्ट्रेलिया वाली? हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए साल का एक शानदार तोहफा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बना सामान ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के बिकेगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ के बाजार में सस्ते हो जाएंगे। और ज्यादा आकर्षक भी। कपड़ा, गहने, इंजीनियरिंग के सामान बनाने वाले हमारे निर्यातकों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? जब इस तरह के समझौते होते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि इससे कुछ घरेलू उद्योगों को भी नुकसान हो सकता है। क्या भारतीय बाजार में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों के आने से हमारे छोटे उद्योगों को कोई चुनौती मिल सकती है? ये एक वाजिब सवाल है। हर व्यापार समझौते के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कुछ उत्पाद जैसे कृषि या डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस समझौते को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा दी जा सके। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मेक इन इंडिया जैसी पहलों को जबरदस्त बढ़ावा देगा, क्योंकि अब हमारे निर्माताओं के लिए एक बड़ा और विकसित बाजार खुल रहा है। तो ये भारत की आर्थिक कूटनीति की एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल। तो आज हमने साल के अंत की एक बड़ी तस्वीर देखी। खेल में बढ़ता दबदबा, विज्ञान में आत्मनिर्भरता की छलांग, नीतियों में इंसान को केंद्र में रखने की कोशिश, पर्यावरण को बचाने की चिंता और अर्थव्यवस्था के लिए नए दरवाजे। इन सबको एक साथ देखें तो ये साफ है कि 2025 का अंत भारत के लिए एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ भविष्य की नींव रखी जा रही है, जैसे कि स्वदेशी तकनीक और व्यापार समझौतों से। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अपने इतिहास के नायकों और अपनी प्राकृतिक विरासत को सहेजने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि प्रगति का विचार एक आयामी नहीं है। और ये सब उस शुरुआती विचार से जुड़ता है, सकारात्मक सोच। स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड हो या वोक्सेल ग्रिड्स का स्कैनर, ये सब उसी सोच के परिणाम है जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ती है। हाँ, इन सभी खबरों में एक अंतर्निहित आशावाद है। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय आख्यान का हिस्सा है, जिसमें चुनौतियां हैं पर अवसर और सफलताएं भी हैं। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इन सभी जानकारियों के आधार पर ये सोचना दिलचस्प है कि एक देश के लिए प्रगति का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ आर्थिक विकास के आंकड़े हैं, खेल में जीते हुए मेडल हैं, या अपनी झीलों और पक्षियों को बचाना है? शायद असली चुनौती इन सभी के बीच एक संतुलन बनाने में ही है। एक ऐसी प्रगति जो आर्थिक रूप से मजबूत हो पर साथ ही सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ भी हो। आज की हमारी चर्चा शायद इसी संतुलन की खोज का एक छोटा सा प्रतिबिंब थी। और बस साल लगभग खत्म होने को है। नए साल की पूर्व संध्या पर मुझे लगता है आज की सुर्खियों और जानकारी के ढेर में से कुछ मोती निकालने का समय आ गया है। एक कहावत है जो आज के दिन के लिए एकदम सही बैठती है। बीता हुआ साल केवल एक अनुभव था, आने वाला साल एक खाली पन्ना है। कलम आपके हाथ में है, एक शानदार कहानी लिख दीजिए। और हमारे पास भी आज कई सारे अलग अलग कहानियों के अंश हैं। रक्षा, तकनीक, खेल, संस्कृति,
मतलब सब कुछ है इस पिटारे में। तो हमारा काम है इन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों से जो देश की बढ़ती ताकत का एहसास कराती हैं। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण हुआ। ये स्वदेशी रक्षा तकनीक के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है ना? और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने सेना के लिए 79,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो एक तरफ एक सफल स्वदेशी परीक्षण और दूसरी तरफ इतना बड़ा निवेश। ये दोनों खबरें एक साथ आना, क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है और इसका जवाब है नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, दशकों तक हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक थे। हम दूसरों पर निर्भर थे। पिनाका का सफल परीक्षण और DAC का ये भारी भरकम निवेश, ये दोनों मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक निर्माता बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में अगर कोई तनाव की स्थिति बनती है तो हमें कलपुर्जों या नए हथियारों के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हमारी अपनी ताकत हमारे हाथ में होगी। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है। ये न केवल हमारी सेना को मजबूत करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति को भी एक नई ताकत देता है। जब आप खुद हथियार बनाते हैं तो आप अपनी शर्तों पर बात करते हैं। तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात, लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ तोपगोलों से नहीं लड़ी जाती। दिमाग का खेल भी उतना ही जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है। भारत फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। हार्डवेयर से सीधा सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस पर ये एक पूरा इकोसिस्टम बनता दिख रहा है। आपने सही पकड़ा, ये सिर्फ एक समिट नहीं है, ये भविष्य की बिसात पर एक बहुत बड़ा दांव है। AI की दुनिया में अभी नियम बन रहे हैं, नैतिक सीमाएं तय हो रही हैं। इस समिट की मेजबानी करके भारत सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं करेगा बल्कि उस वैश्विक बातचीत का नेतृत्व करने की स्थिति में आ जाएगा। खासतौर पर भारत AI फॉर द ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए AI। हाँ, विकासशील देशों के लिए AI के इस्तेमाल पर जोर दे सकता है। AI फॉर द ग्लोबल साउथ, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब खेती, स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल? हाँ बिल्कुल। सोचिए, AI का इस्तेमाल मौसम का सटीक अनुमान लगाकर किसानों की मदद करने में, या दूर दराज के गांव में बैठे मरीजों की रिपोर्ट को एनालाइज करके डॉक्टरों को सलाह देने में, या फिर भारत की सैकड़ों भाषाओं और बोलियों में शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने में। ये वो मुद्दे हैं जिन पर सिलिकॉन वैली में शायद उतना ध्यान ना दिया जाए, लेकिन भारत इस बातचीत को दुनिया के केंद्र में ला सकता है। हम सिर्फ वो भुगता नहीं बल्कि AI के भविष्य का एजेंडा तय करने वाले बन सकते हैं। इस ताकत की बात को आगे बढ़ाएं तो ये सिर्फ तकनीक और रक्षा में ही नहीं, इंसानी जज्बे में भी दिखती है। और खेल से बेहतर इसका मैदान क्या होगा? हंगरी के सेग्लेड में हुई अंतर्राष्ट्रीय कैटलबेल मैराथन चैंपियनशिप में भारत ने 25 पदक जीते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना था, और सीधे 25 मेडल, ये तो कमाल है। ये वाकई कमाल है और ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। हम एक क्रिकेट केंद्रित देश से खेल केंद्रित देश बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कैटलबेल मैराथन जैसे खेलों में पदक आते हैं तो ये दिखाता है कि प्रतिभा हर जगह है, बस उसे सही मंच और ट्रेनिंग मिलने की जरूरत है। ये उन अनगिनत युवाओं को प्रेरित करता है जो शायद क्रिकेट या हॉकी में अपना भविष्य नहीं देखते, लेकिन किसी और खेल में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रतिभा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में वेदा फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जगरीत मिश्रा ने जीता है। लेकिन एक खबर है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। भूटान के सोनम येशे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले पुरुष गेंदबाज बन गए हैं। 8 विकेट T20 में। जब मैंने ये पढ़ा मुझे लगा कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये हुआ कैसे? ये सिर्फ एक खिलाड़ी का असाधारण प्रदर्शन नहीं है, ये क्रिकेट के वैश्वीकरण की कहानी है। कुछ साल पहले तक कौन सोच सकता था कि क्रिकेट में कोई बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भूटान जैसा देश बनाएगा? ये ICC जैसी संस्थाओं के उन प्रयासों का नतीजा है जो क्रिकेट को नए देशों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रतिभा
किसी देश की सीमाओं की मोहताज नहीं होती है। सोनम येशे की ये उपलब्धि नेपाल, थाईलैंड, नामीबिया जैसे हजारों खिलाड़ियों के लिए एक उम्मीद की किरण है। तो क्या हम भविष्य में भूटान या नेपाल जैसी टीमों को वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को टक्कर देते देख सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक अपवाद है या हम सच में एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? मुझे लगता है कि ये एक बदलाव की शुरुआत है। रास्ता लंबा है, उन्हें अभी बहुत अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन आयरलैंड और अफगानिस्तान ने दिखाया है कि ये संभव है। सोनम येशे का रिकॉर्ड उस संभावना पर एक मोहर लगाता है। ये बताता है कि खेल की दुनिया अब कुछ मुट्ठी भर देशों की जागीर नहीं रही। ये कमाल की बात है कि कैसे एक अकेला इंसान भी अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, और ये बात सिर्फ खेल पर लागू नहीं होती, बिजनेस की दुनिया में भी यही सच है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक बन गई हैं। ये व्यक्तिगत सफलता की एक जबरदस्त कहानी है। हाँ, और जयश्री उल्लाल की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मैनेजर हैं, कंपनी की संस्थापक नहीं। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर एक कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स को बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये भारतीय प्रतिभा के उस पहलू को उजागर करता है जो सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे नामों से दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये दिखाता है कि भारतीय सिर्फ कंपनियां बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला भी रहे हैं। और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सिस्टम को सुधारने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 नाम से एक लेख साझा किया है जिसमें शासन में सुधार पर जोर है। वहीं राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता के लिए ई स्वास्थ्य संवाद नाम की एक डिजिटल पहल शुरू की है। इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तो है और बहुत गहरा है। देखिए, जयश्री उल्लाल जैसी प्रतिभाएं तभी फूल सकती हैं जब देश के अंदर का सिस्टम पारदर्शी और कुशल हो। रिफॉर्म एक्सप्रेस एक टॉप डाउन अप्रोच है, यानी ऊपर से नीतियों को बदलने की कोशिश। वहीं ई स्वास्थ्य संवाद एक बॉटम अप इनोवेशन है, मतलब जमीनी स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल करके चीजों को ठीक करना। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। वो क्या? हाँ, पारदर्शिता के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जैसा कदम बहुत अच्छा है, लेकिन असली चुनौती इसके कार्यान्वयन में होगी। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और कर्मचारियों के पास इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जरूरी डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचा है? नीतियां बनाना एक बात है, उन्हें हकीकत में बदलना दूसरी। असली सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी। और इन सब के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल। जैसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास देश की पहली कार्गो सिटी विकसित हो रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मुझे हमारे देश की पुरानी व्यापारिक ताकत की याद दिलाती है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जो सदियों से व्यापार और संस्कृति का एक अहम जलमार्ग रही है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे गोदावरी नदी ने सदियों तक दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को सींचा, वैसे ही आज ये कार्गो सिटी और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखाएं बन रही हैं। ये दिखाता है कि प्रगति के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विकास जरूरी है। और बुनियाद सिर्फ कंक्रीट की नहीं होती, संस्कृति की भी होती है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। असम के नगांव जिले में 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के पुनर्निर्मित जन्म स्थान का उद्घाटन हुआ है। और सिर्फ असम में ही नहीं, आंध्र प्रदेश का नरासापुरम लेस क्राफ्ट भी चर्चा में है, जो एक पारंपरिक हस्तकला है। और उधर झारखंड में कार्तिक जतरा नाम का अंतर्राज्यीय लोक सांस्कृतिक समागम मनाया गया। ये तीनों खबरें अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन इनका सार एक ही है। क्या सार है? सार ये कि आज की तेज रफ्तार ग्लोबलाइज्ड दुनिया में अपनी स्थानीय पहचान को सहेजना और उसका जश्न मनाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। शंकरदेव का सम्मान करना अपने इतिहास को याद करना है, नरसापुरम लेस को बढ़ावा देना अपनी कला को बचाना है, और कार्तिक जतरा का आयोजन अपनी जीवंत परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह हमारी सांस्कृतिक बुनियाद को मजबूत करने जैसा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी अनोखी बात सामने आई है। भारतीय नौसेना का एक जहाज INSV कौंडिन्य पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली यात्रा पर निकला है। इसमें अनोखी बात यह है कि ये एक सिला हुआ जहाज है, मतलब इसे बनाने में कीलों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि लकड़ियों को सिलकर जोड़ा गया है, ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले भारत में जहाज बनते थे। ये परंपरा और आधुनिकता का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक पुरानी तकनीक को दोहराना नहीं है, ये वैसा ही है जैसे आप किसी पुरानी हवेली की मजबूत नींव पर एक आधुनिक इको फ्रेंडली घर बना रहे हो।
आपको परंपरा की मजबूती भी मिलती है और आधुनिकता की सोच भी। ये दिखाता है कि हम अपने अतीत से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। परंपरा की बात चली है तो साहित्य भी हमारी एक बड़ी परंपरा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ याद आता है, जिसने आजादी के आंदोलन को कितनी प्रेरणा दी थी। वंदे मातरम उसी से तो लिया गया है। बिल्कुल। और जब हम इन सब मानवीय गतिविधियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति को सहेजना हो या पुरानी तकनीक को जिंदा करना, तभी प्रकृति हमें अपनी विशालता और ताकत की याद दिला देती है। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ये एक अनुस्मारक है कि हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, हम हमेशा इस विशाल और शक्तिशाली प्राकृतिक दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और एक कमाल की प्राकृतिक मशीन तो हमारा शरीर ही है। हमारे स्रोतों में मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का जिक्र है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी ग्रंथि है और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, ये है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के दाने जितनी छोटी ग्रंथि है, लेकिन इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की कई दूसरी जरूरी ग्रंथियों जैसे थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। ये एक कंपनी के छोटे से CEO की तरह है, जो छोटे से केबिन में बैठकर पूरी कंपनी को निर्देश देता है। ये हमारे शरीर की जटिल और अद्भुत कार्य प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह! और इसी जटिल सिस्टम की तरह ही हमारी संस्कृति भी है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, जिसका जिक्र भी हमारे पास है। हाँ, कालबेलिया नृत्य जो अपनी सर्पिल और लचकदार गतियों के लिए जाना जाता है। और राजस्थान की बात हो रही है तो उसके पड़ोसी गुजरात को कैसे भूल सकते हैं, जहां गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर शान से रहते हैं। देखिए कैसे एक ही क्षेत्र में हमारी सांस्कृतिक विरासत यानी कालबेलिया और प्राकृतिक विरासत यानी गिर के शेर दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। पिनाका रॉकेट से लेकर AI समिट, कैटल बेल के मेडल से लेकर भूटान के क्रिकेट रिकॉर्ड, जयश्री उल्लाल की सफलता से लेकर राजस्थान के संवाद तक, और फिर श्रीमंत शंकर देव से लेकर बिना कील वाले जहाज तक। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो एक ही समय में कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। और ये सब हमारी शुरुआती कहावत पर आकर जुड़ जाता है। साल जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन ये घटनाएं अंत नहीं बल्कि आने वाले साल के लिए बोए गए बीज हैं। AI समिट भविष्य में होगा। रक्षा सौदे आने वाले कई सालों तक देश को ताकत देंगे और सांस्कृतिक उत्सव हमारी विरासत को जिंदा रखेंगे। ये सब उसी खाली पन्ने पर लिखी जाने वाली कहानी का हिस्सा है, जिसकी कलम हम सबके हाथ में है। आज हमारी आखिरी जानकारी राजस्थान के कालबेलिया नृत्य के बारे में थी। ये नृत्य उस समुदाय के लोग करते हैं जो पारंपरिक रूप से सपेरे थे, सांप पकड़ते थे और उनका जहर निकालते थे। जब वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत सांप पकड़ने पर पाबंदी लगी तो उनका सदियों पुराना पेशा एक झटके में खत्म हो गया। उनकी रोजी रोटी छिन गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को अनुकूलित किया। उन्होंने सांप को नचाने की अपनी कला को खुद के नृत्य में बदल दिया। उनकी पोशाकें, उनकी चाल, उनका संगीत, सब कुछ सांप से प्रेरित होता है। और आज ये कला उनकी नई पहचान है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे ही हम एक नए साल में कदम रख रहे हैं, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने जीवन के कौन से पुराने कौशल या परंपराएं हैं जिन्हें बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलने और कुछ नया और सुंदर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। नमस्कार। साल 2026 की पहली तारीख है और आज हम कुछ ऐसी खबरों की गहराई में उतरेंगे जो ऊपर से तो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन असल में एक ही कहानी कह रही हैं। कहानी है छोटे छोटे बदलावों से आने वाले एक बड़े फर्क की। बिल्कुल। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास सरकारी आंकड़ों से लेकर शासन में सुधार, विज्ञान और यहाँ तक कि जैसे आपने कहा, एक देश के अपनी पूरी डाक सेवा बंद करने जैसी हैरान करने वाली खबरें भी हैं। तो चलिए इसी ताने बाने को बुनना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसने सारी सुर्खियां बटोरी है। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है और ये है भी, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। ये दो देशों की कहानी है जो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक तरफ है जापान, जिसकी आबादी बूढ़ी हो रही है और अर्थव्यवस्था कई सालों से ठहरी हुई है, और दूसरी तरफ भारत। हाँ, दूसरी तरफ भारत, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। तो ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलना नहीं है, ये डेमोग्राफी मतलब आबादी की ताकत का असर है जो अब अर्थव्यवस्था में साफ दिख रहा है।
मतलब ये एक तरह का इशारा है कि आने वाला दशक किसके होंगे। लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखने के लिए मजबूर होंगी, जिसे हम चीन +1 स्ट्रेटेजी कहते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसका सबसे बड़ा मतलब रणनीतिक फायदा है। जब आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हैं तो आपकी बात में वजन होता है। ये भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करता है। कंपनियां अब यहाँ सिर्फ सामान बेचने नहीं बल्कि सामान बनाने के बारे में गंभीरता से सोचेंगी। लेकिन इसमें एक सवाल भी उठता है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति आय की आती है, मतलब पर कैपिटा इनकम, तो हम अब भी बहुत पीछे हैं। तो क्या ये जश्न थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जश्न इस बात का है कि हमारी सामूहिक आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, लेकिन चुनौती यही है कि इस विशाल अर्थव्यवस्था का फायदा हर एक नागरिक तक कैसे पहुंचे। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना एक लंबी और मुश्किल दौड़ है, जिसके लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौकों में जबरदस्त बढ़ोतरी चाहिए। तो ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सही बात है। और इसी आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन से जुड़ी एक और खबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने नए सिविलियन हेलीकॉप्टर ध्रुव NG की पहली सफल उड़ान भरी है। मैंने ध्रुव का नाम तो हमेशा सैन्य संदर्भ में सुना है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए बदलना कितना मुश्किल होता है। क्या ये सिर्फ बंदूकें हटाकर सीटें लगाने जैसा है? काश ये इतना आसान होता। असल में ये बहुत बहुत जटिल इंजीनियरिंग चुनौती है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनता है मजबूती और लड़ाई की क्षमता के लिए। अच्छा। जबकि सिविलियन हेलीकॉप्टर में सुरक्षा, आराम, शोर का स्तर और ईंधन की खपत सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके सर्टिफिकेशन के मानक बहुत अलग और सख्त होते हैं। तो ये सिर्फ पेंट बदलने जैसा नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग यानी इंजन और एवियोनिक सिस्टम में बड़े बदलाव करने जैसा है। ध्रुव NG की सफलता ये दिखाती है कि HAL अब सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि HAL अब कॉम्प्लेक्स सिविलियन एविएशन के बाजार में भी उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दिलचस्प है कि कैसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगी को छूने लगती है। ऐसा ही एक छोटा सा बदलाव रेलवे में हो रहा है। रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% की छूट दी जाएगी। 3% सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सोचिए, भारतीय रेलवे में हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी संख्या अनारक्षित टिकट वालों की होती है। ये 3% की छूट लाखों लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट अपनाने का एक सीधा प्रोत्साहन है। और इसका असली फायदा रेलवे को होगा। टिकट काउंटरों पर भीड़ कम होगी, कैश हैंडलिंग घटेगी और पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनेगा। ये एक छोटा सा बदलाव है जो लोगों के व्यवहार को बड़े पैमाने पर बदलने की ताकत रखता है। लोगों के व्यवहार को बदलना और उनके लिए चीजों को आसान बनाना, मुझे लगता है यही सोच हमें शासन से जुड़ी अगली बड़ी खबर पर ले आती है। सरकार ने साल 2025 को पूरी तरह से शासन सुधारों का साल घोषित किया है। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, शासन सुधार। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम करना और नियमों के जाल को सुलझाना। सरकार इसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह रही है, यानी आम इंसान की जिंदगी आसान हो और कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना चाहे तो उसे लाल फीताशाही में न उलझना पड़े। ये एक मानसिकता का बदलाव है, सरकार को एक कंट्रोलर की जगह एक सुविधा देने वाले के रूप में देखना। इसी से जुड़ा शायद दिल्ली सरकार का जन विश्वास विधेयक 2026 है, जिसका मकसद छोटे मोटे अपराधों को, जिसे कहते हैं डिक्रिमिनलाइज करना, यानी अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे एक चिंता है। क्या इसका एक खतरा ये नहीं है कि अगर सजा सिर्फ एक छोटा जुर्माना है तो बड़ी कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन करने को बस व्यापार की लागत मानकर नजरअंदाज कर देंगी? ये एक जायज चिंता है और इस बिल को बनाते समय इस पर सोचा गया है। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। ये बिल जानबूझकर की गई धोखाधड़ी या बड़े अपराधों को नहीं छू रहा है। इसका निशाना है प्रक्रियात्मक गलतियां, मतलब प्रोसीजरल लैप्सेस। जैसे मान लीजिए किसी छोटे कारखाने को एक मामूली दस्तावेज 15 तारीख तक जमा करना था और उसने 17 को किया। पुराने कानून के तहत इस पर आपराधिक मामला बन सकता था, जिसमें सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते।
अब उसकी जगह एक तय जुर्माना लगेगा। इसका मकसद ईमानदार व्यापारी को इंस्पेक्टर राज से बचाना है, ना कि बेईमान को खुली छूट देना। और इससे अदालतों का बोझ भी हल्का होगा, जहां लाखों ऐसे छोटे मोटे मामले अटके पड़े हैं। समझ गया। तो ये न्याय व्यवस्था पर से गैर जरूरी बोझ हटाने की कोशिश है। और नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने की एक और पहल पानी से जुड़ी है। जल सेवा आकलन पोर्टल लॉन्च हुआ है। हमने हर घर जल योजना के बारे में तो बहुत सुना है कि गांव में नल लग रहे हैं, तो ये पोर्टल उससे अलग कैसे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हर घर जल योजना का पहला चरण था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, यानी गांव तक पाइप पहुंचाना और नल लगाना। ये पोर्टल दूसरे चरण की शुरुआत है, जो है सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी जांचना। ये सिर्फ आउटपुट पर नहीं, मतलब कितने नल लगे, बल्कि आउटकम पर ध्यान केंद्रित करता है। आउटकम यानी क्या नल में साफ पानी आ रहा है? बिल्कुल। क्या पानी नियमित रूप से आता है? क्या पानी की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार है? अगर कोई शिकायत है तो उसका समाधान कितने समय में हो रहा है? ये पोर्टल इन सभी सवालों का जवाब डेटा के आधार पर देगा, जिससे जवाबदेही तय होगी। यानी अब सिर्फ नल का कनेक्शन होना काफी नहीं है, उसमें पानी की गारंटी भी सुनिश्चित की जाएगी। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब इन बड़ी नीतियों से हटकर कुछ लोगों और संस्कृति से जुड़ी खबरों पर आते हैं। लेखिका अंकिता जैन को उनकी किताब ओरे किसान के लिए इफ्को युवा साहित्य सम्मान मिला है। ये पुरस्कार इसलिए खास है क्योंकि ये उस साहित्य को सम्मानित कर रहा है जो अक्सर हमारी शहरी चर्चाओं से गायब रहता है, किसान और गांव का जीवन। ओरे किसान जैसा शीर्षक ही अपने आप में एक कहानी कहता है। जब मुख्य धारा का साहित्य ऐसे विषयों को उठाता है और उसे पहचान मिलती है, तो ये हमें याद दिलाता है कि भारत की असली कहानियां कहाँ बसती हैं। और कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, खेल के मैदान पर भी लिखी जा रही हैं। आद्या कात्याल ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप में गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने हाल के सालों में शूटिंग में जो कामयाबी हासिल की है वो कमाल की है। आद्या जैसी युवा खिलाड़ियों की जीत दिखाती है कि ये सिर्फ कुछ बड़े नामों की वजह से नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रतिभा की एक पूरी नर्सरी तैयार हो रही है। ये इस खेल के मजबूत भविष्य का संकेत है। जहां एक और नई प्रतिभाएं उभर रही हैं, वहीं दक्षिण एशिया की राजनीति से एक युग का अंत भी हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। जी, वे दक्षिण एशिया की उन कुछ गिनी चुनी महिला नेताओं में से थीं जिन्होंने पितृसत्तात्मक राजनीति के सारे नियम तोड़े। उनका राजनीतिक जीवन बेहद उतार चढ़ाव भरा और विवादास्पद भी रहा, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना उस दौर की राजनीति के एक अध्याय का समाप्त होना है। अब बात करते हैं संस्कृति के जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण रामेश्वरम में समाप्त हुआ। ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की एक कोशिश है। हाँ, और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धागों को फिर से मजबूत करने की कोशिश है जो काशी और तमिलनाडु को सदियों से जोड़ते आए हैं। इस कार्यक्रम का समापन रामेश्वरम में होना बहुत प्रतीकात्मक है। काशी और रामेश्वरम दोनों शिव के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से हैं। ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता सिर्फ भूगोल की नहीं, बल्कि गहरी आस्था और ज्ञान की परंपरा पर टिकी है। और इतिहास से जुड़ा एक और बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री पिपरहवा में मिले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इन अवशेषों की कहानी क्या है? पिपरहवा की खोज भारतीय पुरातत्व के लिए एक मील का पत्थर थी। माना जाता है कि ये अवशेष बुद्ध के कबीले शाक्यों को उनके महापरिनिर्वाण के बाद मिले थे। सदियों तक जमीन में दबे रहने के बाद जब ये मिले तो ये भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक ठोस भौतिक प्रमाण था। इन अवशेषों को आम लोगों के लिए प्रदर्शित करना उन्हें अपनी बौद्ध विरासत से सीधे तौर पर जुड़ने का एक अद्भुत मौका देगा। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो हमें भविष्य की झलक दिखाती हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बैंगनी क्रांति हो रही है। ये बैंगनी क्रांति क्या है? यह लैवेंडर की खेती है। डोडा की जलवायु लैवेंडर के लिए एकदम सही है। सालों से वहाँ के किसान मक्के जैसी पारंपरिक फसलें उगा रहे थे जिनसे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। अरोमा मिशन के तहत उन्हें लैवेंडर की खेती की तरफ मोड़ा गया, जो एक हाई वैल्यू फसल है। इसका तेल परफ्यूम से लेकर अरोमा थेरेपी तक में इस्तेमाल होता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये सिर्फ एक फसल बदलने की बात नहीं है, ये पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता रखती है। कि अब उनके खेतों से मक्के की नहीं, परफ्यूम की खुशबू आती है।
ये सिर्फ एक फसल का बदलाव नहीं बल्कि पूरे इलाके की पहचान का बदलाव है। ये दिखाता है कि कैसे सही नीति और वैज्ञानिक मदद से किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। भविष्य की बात हो रही है तो एक खबर डेनमार्क से है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या इसका मतलब है कि वहां अब चिट्ठियां नहीं पहुंचेंगी? इसका मतलब है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चिट्ठियों की यूनिवर्सल सर्विस यानी हर घर तक चिट्ठी पहुंचाने की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है। प्राइवेट कंपनियां पार्सल और पैकेजेस तो डिलीवर करती रहेंगी, लेकिन जो पारंपरिक पत्र सेवा थी वो अब इतिहास बन गई है। पर क्यों? ये डिजिटल युग का एक सीधा और बड़ा असर है। जब ईमेल और मैसेजिंग ने चिट्ठियों की जगह ले ली तो इस सेवा को चलाने का कोई आर्थिक मतलब नहीं रह गया था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा। उन बुजुर्ग लोगों का क्या जो आज भी चिट्ठियों पर निर्भर हैं, या दूर दराज के इलाकों का क्या जहां शायद प्राइवेट कंपनियां जाना फायदेमंद ना समझें? यही इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक सवाल है। एक सरकारी डाक सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होती, बल्कि एक सार्वभौमिक सेवा देना भी होती है, चाहे पता शहर का हो या किसी दूर दराज के द्वीप का। अब ये जिम्मेदारी खत्म हो गई है। डेनमार्क का यह प्रयोग पूरी दुनिया देखेगी कि क्या बाजार इस खालीपन को भर पाता है या समाज का एक हिस्सा पीछे छूट जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ती है तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कोई पीछे न रह जाए। सही बात है। और एक आखिरी खबर स्वास्थ्य से है। सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा की निमेसुलाइड वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक आम दर्द निवारक दवा है। ये कदम क्यों उठाया गया? ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी नियामक कदम है। निमेसुलाइड एक असरदार दवा है, लेकिन स्टडीज में ये पाया गया कि इसकी ज्यादा डोज से लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसे हेपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। भारत जैसे देश में जहां लोग अक्सर बिना डॉक्टर से पूछे सीधे केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, मतलब सेल्फ मेडिकेशन बहुत आम है, इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह पर इसकी एक सुरक्षित सीमा तय की गई है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था एक नए मुकाम पर है, कैसे टेक्नोलॉजी और छोटे छोटे सुधार आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे दुनिया में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ, और इन सभी खबरों को जोड़ने वाला धागा है बदलाव। चाहे वो वैश्विक शक्ति का बदलाव हो, शासन की मानसिकता का बदलाव हो, किसानों की फसल का बदलाव हो, या फिर संचार के तरीकों का बदलाव हो, हर खबर एक ट्रांजिशन, एक परिवर्तन की कहानी कह रही है। बिल्कुल, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। हमने जन विश्वास विधेयक की बात की, जो सरकार और नागरिक के बीच भरोसे की बात करता है। हमने आज जल सेवा आकलन पोर्टल की बात की, जो सरकार को नागरिक के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाता है। हमने डिजिटल छूट की बात की, जो नागरिकों को नए सिस्टम से जोड़ती है। ये सभी अलग अलग कदम है, लेकिन अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सरकार और नागरिक का रिश्ता सिर्फ नियमों और कानूनों का नहीं, बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर जैसा हो जाएगा, जहां जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता ही सबसे बड़ा पैमाना होगी। ये एक ऐसा विचार है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। नमस्ते। आज हमारे सामने खबरों का एक ऐसा जखीरा है जिसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल तक हर क्षेत्र की हलचल शामिल है। हाँ, और ये सारी खबरें अगर अलग अलग देखें तो बस सुर्खियां हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर इन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। और आज की हमारी कोशिश यही है कि उस बड़ी तस्वीर को समझा जाए। आज हम एक शब्द पर ध्यान देंगे, गति। गति, मोमेंटम। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे मिसाइलों की गति से लेकर ट्रेनों की रफ्तार और शासन में तेजी लाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक ये गति भारत के विकास की कहानी लिख रही है। बहुत दिलचस्प। तो चलिए इस गति को सबसे पहले महसूस करते हैं रक्षा क्षेत्र में। बिल्कुल। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, प्रलय। हाँ, नाम तो काफी शक्तिशाली है। नाम के साथ साथ इसका काम भी वैसा ही है। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर, जो कि सामरिक रूप से बेहद अहम है। बहुत ज्यादा। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका क्वासी बैलिस्टिक होना। क्वासी बैलिस्टिक, इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? देखिए, इसका मतलब ये है कि ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह एक तयशुदा रास्ते पे नहीं चलती। अच्छा। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है,
गोता लगा सकती है। ओ, तो मतलब इसे ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता होगा। बिल्कुल, ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दे सकती है। तो ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि चालाक भी है, एक तरह से पारंपरिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की क्षमताओं का मिश्रण। काफी हद तक आप इसे युद्ध के मैदान का गेम चेंजर कह सकती हैं। अच्छा, जहां आपको दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट जैसे कमांड सेंटर या एयरफील्ड को तेजी से और बिना पकड़े गए नष्ट करना हो, वहां प्रलय जैसी मिसाइलें निर्णायक साबित होती हैं। ये तो भारत को एक जबरदस्त क्षमता देती है। हाँ, ये युद्ध की शुरुआत में ही बढ़त दिला सकती है। रक्षा में जमीन से आसमान तक की ये गति तो समझ आती है, लेकिन भारत की पहुंच अब अंतरिक्ष में भी एक नई रफ्तार पकड़ रही है, खासकर व्यावसायिक दौड़ में। हाँ, इसरो के SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण का स्टैटिक परीक्षण सफल रहा है। हाँ, और ये गति की हमारी थीम से सीधे जुड़ता है। SSLV का पूरा कॉन्सेप्ट ही लॉन्च ऑन डिमांड है। लॉन्च ऑन डिमांड मतलब तेजी से और कम लागत पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। अब तक क्या होता था कि छोटे सैटेलाइट्स को बड़े रॉकेट के साथ राइड शेयरिंग करनी पड़ती थी, जिसमें महीनों या शायद सालों का इंतजार भी लगता था। बिल्कुल, SSLV इस इंतजार को खत्म कर देगा। इसका व्यावसायिक पहलू तो साफ है, मतलब हम SpaceX जैसी कंपनियों के साथ छोटे सैटेलाइट्स के बाजार में सीधे मुकाबला कर पाएंगे। हाँ, लेकिन क्या इसके कोई रणनीतिक या वैज्ञानिक फायदे भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। रणनीतिक तौर पर SSLV हमें जरूरत पड़ने पर तेजी से, मतलब बहुत तेजी से, छोटे जासूसी या संचार उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता देता है। और वैज्ञानिक तौर पर ये विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को अपने छोटे प्रयोगों को अंतरिक्ष में भेजने का एक सस्ता और सुलभ रास्ता मुहैया कराता है। यानी ये भारत में स्पेस टेक इनोवेशन के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगा? बिल्कुल, ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये अंतरिक्ष तक पहुंच का एक तरह से लोकतंत्रीकरण है। आसमान से वापस जमीन की रफ्तार पर आते हैं स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। हाँ, इसने 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अपना ट्रायल पूरा कर लिया है। 182 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, ये तो कई छोटे विमानों की टेक ऑफ स्पीड के बराबर है। ये तुलना बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, ये जमीन पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव देने की कोशिश है। सोचिए, रात में दिल्ली से मुंबई के लिए इस ट्रेन में बैठना और सुबह आरामदायक नींद के बाद पहुंचना। ये ना सिर्फ समय बचाएगा बल्कि यात्रा के पूरे अनुभव को बदल देगा। ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। रफ्तार और आराम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है वो है ट्रैक का। हाँ, क्या हमारे मौजूदा रेलवे ट्रैक इस गति को व्यापक रूप से संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये एक बहुत ही जायज चिंता है। सरकार मौजूदा ट्रैक्स को अपग्रेड करने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने पर भारी निवेश कर रही है, ताकि इन हाई स्पीड ट्रेनों के लिए रास्ते साफ हों। हाँ, ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन दिशा सही है। और किराए का क्या ये ट्रेनें आम आदमी की पहुंच में होंगी? ये सवाल ज्यादा जटिल है। शुरुआत में ये शायद एक प्रीमियम सेवा होगी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक पुरानी होती है और उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है। ठीक वैसे ही जैसे हवाई यात्रा के साथ हुआ। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि वॉल्यूम बढ़ाकर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाया जाए। और गति सिर्फ सफर में ही नहीं, संचार में भी जरूरी है। BSNL ने वो वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है। हाँ, ये सुनने में तकनीकी लगता है, पर असल जिंदगी में ये बड़े काम की चीज है। कैसे? मान लीजिए आपके घर के किसी कोने में या बेसमेंट में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, लेकिन वाईफाई है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। तो वो वाईफाई के जरिए आपका फोन बिना किसी ऐप के सामान्य डायलर से ही वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके एकदम साफ कॉल कर सकेगा। वाह, तो ये BSNL के लिए एक रणनीतिक कदम हुआ। बहुत बड़ा। निजी कंपनियों से मुकाबले में, जहां उनका 4G नेटवर्क अभी भी हर जगह मजबूत नहीं है, वहां अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक बेहतर कॉलिंग अनुभव देना उन्हें दौड़ में बनाए रख सकता है। तो टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में रफ्तार और पहुंच बढ़ाने पर जोर है। यही रफ्तार हमें नेतृत्व में हुए कुछ अहम बदलावों में भी दिखती है। हाँ, एक साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। बिल्कुल, और इन्हें अलग अलग देखने के बजाय एक साथ देखना दिलचस्प है। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल को नंदिनी चक्रवर्ती के रूप में पहली महिला मुख्य सचिव मिली हैं। ये तो एक ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये प्रशासन के शीर्ष स्तर पर एक नए दृष्टिकोण का संकेत है। और मुख्य सचिव का पद तो पूरे राज्य की नौकरशाही की धुरी होता है। हाँ, उनकी भूमिका नीतियों को जमीन पर उतारने में बेहद अहम होती है। इसके साथ ही हमें सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी नए प्रमुख मिले हैं।
अजय सिंगर हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब RVNL की कमान संभाली है। और एयर मार्शल नागेश कपूर वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अब इन तीनों को एक साथ देखिए, राज्य की पुलिस व्यवस्था, रेलवे का बुनियादी ढांचा और देश की वायुसेना। हाँ, और इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ नया नेतृत्व आना एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर एक नई ऊर्जा और गति लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सही बात है। और शासन में गति लाने की बात करें तो प्रगति प्लेटफॉर्म का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, जिसकी 50वीं बैठक हाल ही में प्रधानमंत्री ने ली। ये प्लेटफॉर्म क्या वाकई सरकारी परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ा रहा है? प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन शासन में जड़ता को तोड़ने का एक बहुत प्रभावी मॉडल साबित हुआ है। ये है क्या असल में? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री सीधे देश के सभी मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों के साथ उन परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं जो अटकी हुई हैं। अच्छा, मतलब सीधी जवाबदेही। बिल्कुल। 50वीं बैठक का होना ये बताता है कि ये कोई एक बार का प्रयोग नहीं था, बल्कि अब ये शासन का एक स्थापित हिस्सा बन चुका है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाल फीताशाही को बाईपास करने का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जो सीधे सीधे परियोजनाओं को गति देता है। हाँ, ये गति हमें अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में भी दिख रही है। RBI की हालिया रिपोर्ट, हाँ, वो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, उसके मुताबिक मार्च 2027 तक बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA अनुपात गिरकर 1.9% तक आ सकता है। ये आंकड़ा सुनने में छोटा लगता है, पर ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? 1.9% का GNPA भारतीय बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत और स्थिर वित्तीय प्रणालियों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। इसका मतलब है कि बैंकों के बुरे लोन या फंसे हुए कर्ज अब चिंता का विषय नहीं रहे। बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को एक बहुत मजबूत संकेत देता है कि भारत में निवेश करना अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का थर्मामीटर है। हाँ, और ये बता रहा है कि बुखार उतर चुका है। और जब भारत की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, तो वहीं यूरोप में भी एकीकरण की गति जारी है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। ये बुल्गारिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अपनी मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो को अपनाना उन्हें यूरोपीय संघ के आर्थिक इंजन से सीधे तौर पर जोड़ता है। इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश बढ़ेगा। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? ऐसा करके बुल्गारिया अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देता है। अब उसके ब्याज दरें फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक तय करेगा। तो ये एक तरह का सौदा है। बिल्कुल, ज्यादा स्थिरता और व्यापार के बदले में थोड़ी आर्थिक संप्रभुता का त्याग। ये दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अकेले चलना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था से अब खेल के मैदान की ओर बढ़ते हैं, जहां गति और रिकॉर्ड का सीधा संबंध है। हाँ? भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। 152 विकेट। ये एक शानदार व्यक्तिगत उपलब्धि तो है ही। बिल्कुल। लेकिन ये भारत में महिला क्रिकेट की बढ़ती गति को भी दर्शाता है। कुछ साल पहले तक महिला क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। सही बात है। लेकिन अब महिला प्रीमियर लीग WPL और इन जैसी व्यक्तिगत उपलब्धियों ने इसे मुख्य धारा में ला दिया है। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं है। नहीं, अब ये करोड़ों लड़कियों के लिए एक करियर विकल्प और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। इस रिकॉर्ड का सांस्कृतिक प्रभाव इसके क्रिकेटिंग आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यही व्यावसायिक गति हमें कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल में भी दिख रही है। हाँ, प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में अमन सहरावत सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी बने। ये बहुत दिलचस्प बदलाव है। ये दिखाता है कि भारत में खेलों का इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है। अब खिलाड़ियों को सिर्फ ओलंपिक या सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्रो लीग उन्हें पैसा और पहचान दोनों दे रही है। हाँ, और जब अमन सहरावत जैसे युवा पहलवान को बड़ी रकम मिलती है, तो ये गांव-गांव में अखाड़ों में मेहनत कर रहे हजारों युवाओं को संदेश देता है कि इस खेल में भविष्य है। तो ये जमीनी स्तर पर प्रतिभा को प्रोत्साहित करता है, बहुत शक्तिशाली तरीके से। और अंत में एक ऐसी खबर जो गति नहीं बल्कि सम्मान और पहचान की एक धीमी लेकिन निश्चित यात्रा को दर्शाती है। कौन सी? 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सेना की रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर यानी RVC की पशु टुकड़ी मार्च करेगी। वाह, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है।
आरवीसी सेना के वो गुमनाम नायक हैं, घोड़े, खच्चर और कुत्ते। जो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में हमारी सेना की जीवन रेखाएं। बिल्कुल, उन्हें और उनके हैंडलर्स को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखना उन मूक योद्धाओं को राष्ट्र की ओर से एक सलामी होगी। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, जो हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र सेवा कई रूपों में होती है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करते हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। ओके। जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? इसका कारण है रेले प्रकीर्णन, यानी रेली स्कैटरिंग। यह प्रकृति की गति का एक खूबसूरत उदाहरण है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो नीले रंग की छोटी तरंगे हवा के कणों से टकराकर बिखर जाती हैं। और लाल रंग की लंबी तरंगे सीधी हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। हाँ, और इसी भौतिकी के सिद्धांत से आसमान भी नीला दिखाई देता है। इतिहास में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादाबाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, ये भारतीय राजनीति के लिए एक जबरदस्त गति का क्षण रहा होगा। निश्चित रूप से। उन्होंने ब्रिटिश संसद के अंदर भारत की आवाज बनकर ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे सिद्धांतों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी थी। ये उस बौद्धिक और राजनीतिक गति की शुरुआत थी जिसका अंतिम पड़ाव भारत की आजादी थी। और अंत में पर्यावरण से जुड़ा एक विचार। खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की मात्रा के बढ़ने को जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये एक खतरनाक गति का उदाहरण है। खतरनाक गति? हाँ, इसे एक जहरीले पिरामिड की तरह समझिए। मान लीजिए पानी में पारा है, एक छोटी मछली उसे खाती है, फिर एक बड़ी मछली सैकड़ों छोटी मछलियों को खाती है, और अंत में एक इंसान या पक्षी उस बड़ी मछली को खाता है। और हर स्तर पर जहर की मात्रा 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाती है। ये हमें एक चेतावनी देता है कि विकास की अंधी गति अगर पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं है तो उसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। तो आज हमने मिसाइलों की रफ्तार से लेकर शासन की गति, आर्थिक संकेतों के मोमेंटम और खेल के मैदान की ऊर्जा तक हर पहलू पर एक गहरी नजर डाली। और इन सबको जोड़ने वाला धागा गति ही है। एक राष्ट्र जो हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रलय मिसाइल, वंदे भारत ट्रेन, SSLV, ये सब उसी आकांक्षा के प्रतीक हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि जैव आवर्धन का उदाहरण हमें याद दिलाता है, गति की दिशा और उसके परिणाम पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हम आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमने हर तरफ गति और रफ्तार की बात की जो प्रगति के लिए जरूरी है, लेकिन क्या तेज होना हमेशा बेहतर होना होता है? बिल्कुल। वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, पर्यावरण हो या व्यक्तिगत जीवन, जहां हमें इस गति को बढ़ाने के बजाय शायद थोड़ा रुक कर ज्यादा गहराई से सोचने और काम करने की जरूरत है। चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही सीधी सी लेकिन मुझे लगता है काफी गहरी बात से शुरू करते हैं। बिल्कुल, बताइए। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि कामयाबी सब्र और पक्के इरादे से ही मिलती है। और ये बात तो हमारी आज की चर्चा पर एकदम फिट बैठती है। हम यही देखने वाले हैं कि देश, संस्थाएं, लोग कैसे मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आज हम 3 जनवरी 2026 के कुछ अहम सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालेंगे। और साथ में कुछ हमेशा काम आने वाले जनरल नॉलेज के फैक्ट्स भी हैं। हाँ, हमारे पास कई सारे आर्टिकल्स और नोट्स हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। सही बात है। इन अलग अलग दिखने वाली खबरों के बीच का कनेक्शन क्या है, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से। 1 जनवरी को DRDO मतलब हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। और इसी मौके पर रक्षा मंत्री में सुदर्शन चक्र नाम की एक बड़ी पहल का जिक्र किया। नाम तो बहुत दमदार है। हाँ, नाम सुनते ही एक पौराणिक शक्ति का एहसास होता है। बिल्कुल। तो ये सुदर्शन चक्र आखिर है क्या? देखिए, ऐसे स्थापना दिवस सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं होते, ये भविष्य का विजन सेट करने का एक मौका होता है। अच्छा। और सुदर्शन चक्र नाम बहुत सोच समझ कर चुना गया है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट? कैसा स्टेटमेंट? भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अचूक और अभेद्य माना जाता है, तो संकेत साफ है। भारत एक ऐसा मल्टीलेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। मतलब एक ऐसा रक्षा कवच जो ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक हर तरह के खतरे को रोक सके। बिल्कुल। ये सुनने में कुछ रूस के S-400 सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प सवाल है वो ये है कि क्या ये उसी तकनीक पर आधारित होगा या पूरी तरह से एक नई स्वदेशी चीज बनाने की बात हो रही है। मतलब आत्मनिर्भर भारत वाली बात। एग्जैक्टली।
S-400 खरीदना एक बात है, लेकिन वैसा या उससे बेहतर सिस्टम खुद बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदार नहीं बल्कि तकनीक बनाने वाला बनना चाहता है। तो सुदर्शन चक्र उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हाँ, ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा होगी, पर लक्ष्य यही है। चलिए, रक्षा से ही जुड़ी एक और अहम खबर पर आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक पद संभाला है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक नियुक्ति है। BRO को अक्सर लोग सिर्फ सड़कें बनाने वाली एजेंसी समझ लेते हैं। हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। पर उनका काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो देश के सबसे मुश्किल, सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक इलाकों में कनेक्टिविटी की लाइफलाइन बनाते हैं। ये सड़कें सेना की तेज आवाजाही के लिए तो जरूरी हैं ही, पर ये उन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए भी उतनी ही अहम है। और पिछले कुछ सालों में उत्तरी सीमाओं पर जो तनाव रहा है, उसे देखते हुए तो BRO का काम और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया होगा, है ना? बिल्कुल। अब फोकस सिर्फ सड़क बनाने पर नहीं बल्कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी पर है। मतलब ऐसी सड़कें और सुरंगें बनाना जो बर्फबारी या लैंडस्लाइड में भी बंद ना हो। तो एक नया लीडर इन प्रोजेक्ट्स को और तेजी देगा। उम्मीद तो यही है। ये दिखाता है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी प्राथमिकता है। सही बात है। अब एक ऐसी खबर पे आते हैं जो हर साल होती है, लेकिन उसका महत्व कभी कम नहीं होता। भारत और पाकिस्तान ने लगातार 35वें साल अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। हाँ, और ये एक अजीब लेकिन बहुत जरूरी परंपरा है। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी CBM कहते हैं। भरोसा बनाने का एक उपाय। बिल्कुल। दोनों देशों के बीच चाहे कितना भी तनाव हो, ये एक ऐसा समझौता है जो आज तक नहीं टूटा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज के जमाने में जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं, तो क्या ये लिस्ट सौंपना सिर्फ एक रस्म नहीं रह गया है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। प्रैक्टिकल लेवल पर शायद इससे कोई नई जानकारी नहीं मिलती होगी। तो फिर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व सिंबॉलिक है। ये इस बात का प्रतीक है कि दोनों देश कम से कम कागज पर एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के लिए सहमत हैं। ये बातचीत का एक छोटा सा दरवाजा खुला रखता है जब बाकी सारे दरवाजे बंद लग रहे हों। दिलचस्प नजरिया है, एक बारीक सी डोर। हाँ, सबसे मुश्किल रिश्तों में भी संवाद की वो डोर पकड़ कर रखना जरूरी होता है। चलिए अब दुनिया में दूसरी तरफ चलते हैं। यूरोप से एक बड़ी खबर है। बुल्गारिया ने यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपना लिया है और वो यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। ये यूरोप के एकीकरण की कहानी का एक और चैप्टर है। यूरोजोन में शामिल होना सिर्फ अपनी करेंसी बदलने जैसा नहीं है। ये उससे कहीं बड़ा फैसला है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक फैसला है। इसका मतलब है कि अब बुल्गारिया की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रैंकफर्ट में बैठा यूरोपियन सेंट्रल बैंक तय करेगा। लेकिन क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? हमने ग्रीस का संकट देखा है। जब कोई देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोल खो देता है, तो क्या वो आर्थिक मुश्किलों में और ज्यादा नहीं फंस जाता? बिल्कुल सही पॉइंट है। यही वो कीमत है जो देश यूरो अपनाने के लिए चुकाते हैं। वो अपनी आर्थिक संप्रभुता का एक हिस्सा छोड़ देते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था अनुशासित है तो यूरोजोन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और अगर नहीं है तो यही सिस्टम एक जाल भी बन सकता है, जैसा ग्रीस के मामले में हुआ। बुल्गारिया के लिए ये एक बड़ा दाव है। तो ये एक तरह का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फैसला है। अब अटलांटिक के पार चलते हैं। न्यूयॉर्क शहर। जोहरा ममदानी न्यूयॉर्क के 112वें मेयर बने हैं और वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई हैं। ये तो एक ऐतिहासिक पल है। बहुत बड़ा पल है। न्यूयॉर्क सिर्फ अमेरिका का एक शहर नहीं है, वो दुनिया की फाइनेंशियल और कल्चरल कैपिटल है। उस शहर का मेयर बनना अपने आप में एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। ये अमेरिका में दक्षिण एशियाई समुदाय की बढ़ती राजनीतिक ताकत को दिखाता है। बिल्कुल। ये बताता है कि जो समुदाय एक पीढ़ी पहले वहां अप्रवासी बनकर पहुंचा था, आज वो वहां के सबसे बड़े शहर को लीड कर रहा है। और ये सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं है ना? निश्चित रूप से नहीं। ये सिर्फ डेमोग्राफी के बदलने की कहानी नहीं है, ये विचारधारा के बदलने की भी कहानी है। अच्छा। ये दिखाता है कि शहरों में वोटर्स अब सामाजिक न्याय, पर्यावरण और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर भी बहुत मुखर हो रहे हैं। चलिए अब वापस भारत की आर्थिक व्यवस्था पर लौटते हैं। एक और अहम नियुक्ति हुई है। दिनेश कुमार खारा को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये सुनने में बहुत लोगों को एक ड्राई ब्यूरोक्रेटिक खबर लग सकती है कि आम इंसान को इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, भले ही वो तुरंत दिखाई ना दे। NPS भारत के लाखों करोड़ों लोगों के बुढ़ापे का सहारा है। सही बात है। सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के लोग सब इसमें अपना पैसा जोड़ रहे हैं।
ये खरबों रुपए का फंड है। खरबों रुपए का? हाँ, इस फंड को सही तरीके से मैनेज करना, इसे सुरक्षित रखना और इस पर अच्छा रिटर्न देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक अनुभवी बैंकर को लाना ये दिखाता है कि सरकार इस सिस्टम को लेकर काफी सीरियस है। बिल्कुल, आखिर ये लोगों की जिंदगी भर की कमाई का सवाल है। सही कहा। अब यहाँ से थोड़ा गियर बदलते हैं और टेक्नोलॉजी, कल्चर और सोसाइटी की तरफ चलते हैं। एक खबर है जो ट्रैवल के शौकीनों को जरूर पसंद आएगी। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। हाँ, ये गुवाहाटी और कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बीच चलने के लिए तैयार है। ये भारतीय रेलवे के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, वंदे भारत ने दिन की यात्रा को तो पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन भारत में ज्यादातर लंबी यात्राएं रात में होती हैं। अब स्लीपर फॉर्मेट में आने का मतलब है कि वंदे भारत अब राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों को सीधी टक्कर देगी। लेकिन क्या ये हवाई यात्रा को भी टक्कर दे सकती है? लोग 15 घंटे की ट्रेन यात्रा क्यों करेंगे जब वो 2 घंटे में उड़कर पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब टोटल ट्रैवल टाइम में छिपा है। टोटल ट्रैवल टाइम? हाँ, फ्लाइट 2 घंटे की है, पर आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, फिर लैंडिंग के बाद शहर तक आने में 1 घंटा और, कुल मिलाकर 5-6 घंटे। सही बात है। वंदे भारत स्लीपर आपको शहर के बीचों बीच स्टेशन से रात को पिक करेगी और सुबह दूसरे शहर के बीचों बीच उतार देगी। आपका पूरा एक दिन बचता है, होटल का खर्चा बचता है और एयरपोर्ट की भागदौड़ भी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत आकर्षक विकल्प बन सकता है। ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। अब तकनीक की दुनिया की एक और बड़ी खबर। नई दिल्ली फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इम्पैक्ट। ये कोई AI टेक्नोलॉजी समिट नहीं है। अच्छा, इम्पैक्ट समिट। हाँ, इसका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर नहीं, बल्कि समाज पर उसके असर को समझने पर है। तो ये भारत की तरफ से कोशिश है कि वो AI को सिर्फ इस्तेमाल करने वाला देश न बने, बल्कि उसके नियम कानून बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाए। बिल्कुल, ये भारत को AI की दुनिया में एक थॉट लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है। भारत ये कह रहा है कि हम भी इस बातचीत का एक अहम हिस्सा हैं। अब संस्कृति की दुनिया से एक बहुत ही अनोखी जोड़ी की खबर आ रही है। केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, और अतिथि देश होगा जर्मनी। एक एस्ट्रोनॉट और जर्मनी एक लिटरेचर फेस्टिवल में। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, और इसीलिए ये इतना शानदार है। ये दिखाता है कि फेस्टिवल अब सिर्फ किताबों की बातें करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। मतलब एक एस्ट्रोनॉट को बुलाना मतलब विज्ञान, अन्वेषण और इंसान की सीमाओं को लांघने की चाहत जैसे विषयों को चर्चा के केंद्र में लाना है। और जर्मनी अपनी गहरी दार्शनिक और साहित्यिक परंपरा के साथ उस जिज्ञासा को बौद्धिक गहराई देता है। ये साइंस और ह्यूमैनिटीज का एक कमाल का संगम हो सकता है। अब कुछ और राज्यों से आई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ये एक दिलचस्प प्रयोग है। आज की दुनिया में जहां हम सिर्फ हेडलाइन में खबरें कंज्यूम कर रहे हैं, वहां बच्चों में पूरा लेख पढ़ने और मुद्दों को गहराई से समझने की आदत डालना एक अच्छी सोच है। दिल्ली सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी बांटने का ऐलान किया है। ये तो सीधे सीधे वेलफेयर पॉलिटिक्स लगती है। हाँ, इसे आप वेलफेयर या पॉपुलिज्म दोनों नजरियों से देख सकते हैं। एक तरफ ये सबसे गरीब परिवारों को महंगाई से थोड़ी राहत देने का एक तरीका है, और दूसरी तरफ ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है कि क्या ऐसी स्कीमें देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक हैं। ये भारतीय राजनीति का एक क्लासिक तनाव है। तमिलनाडु सरकार ने थाचनकुरुचि गांव में साल के पहले जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है। और ये मुद्दा तो हमेशा विवादों में रहता है। और ये दिखाता है कि भारत में परंपरा, संस्कृति और कानून के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। एक तरफ ये सदियों पुराना पारंपरिक खेल है, दूसरी तरफ एनिमल राइट्स को लेकर गंभीर सवाल है। एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन। बिल्कुल। और आखिर में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पवित्र पिपर हवा अवशेषों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह है कल्चरल डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर। भगवान बुद्ध से जुड़े इन अवशेषों को दुनिया के सामने रखकर भारत अपने पड़ोसी बौद्ध देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। चलिए अब इन ताज़ा खबरों को कुछ ऐसे फैक्ट से जोड़ते हैं जो कभी नहीं बदलते। हमारे स्टैटिक जीके का खजाना। हाँ, ये हमेशा दिलचस्प होता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक नदी है जिसे खून की नदी कहा जाता है? खून की नदी? हाँ,
ये है लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इसकी मिट्टी का रंग लाल है, जो पानी को एक लाल रंगत देता है। वाह, ये कितना खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे भूगोल और लोक कथाएं आपस में घुल मिल जाती हैं। बिल्कुल। अगला फैक्ट, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? ये शायद नॉर्थ ईस्ट में है। सही, ये त्रिपुरा में है। ये इस बात का प्रतीक है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना स्पेसिफिक हो सकता है। ये बाग खास तौर पर क्लाउडेड लेपर्ड को बचाने पर फोकस करता है। इतिहास से एक सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी? ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक मीटिंग क्लब नहीं था, ये बंगाल पुनर्जागरण का एक पावर हाउस था। इसने आधुनिक भारत की नींव रखने में मदद की। विज्ञान पर आते हैं। हमारे वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर मोड़ देती है? ये है आयन मंडल, आयोनोस्फेयर। बिल्कुल। पृथ्वी का अपना नेचुरल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके बिना लंबी दूरी का रेडियो ब्रॉडकास्ट संभव ही नहीं हो पाता। और आखिर में संविधान से जुड़ा एक शब्द, अधिकार पृच्छा या को वारंटो। इसका क्या मतलब है? ये लोकतंत्र में पारदर्शिता का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। कैसे? ये कानूनी रिट है जिसके जरिए अदालत किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे व्यक्ति से पूछ सकती है, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अवैध तरीके से किसी सरकारी पद पर काबिज ना हो पाए। तो आज हमने DRDO के सेबेस्टियन चक्र से लेकर न्यूयॉर्क में एक नए मेयर तक, वंदे भारत स्लीपर के आराम से लेकर AI पर भारत की वैश्विक एम्बिशंस तक कई मुद्दों को छुआ। हाँ, और अगर आज की पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो एक बात साफ दिखती है। वो क्या? ये सारी खबरें, चाहे वो एक नई नियुक्ति हो, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या एक परंपरागत खेल, ये उन सिस्टम्स की कहानी कहती हैं जिन पर हमारा समाज चलता है। रक्षा का सिस्टम, अर्थव्यवस्था का सिस्टम, संस्कृति और कानून का सिस्टम। और इस गहरी बातचीत को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल। हमने आज राजस्थान में बच्चों के लिए स्कूल में अखबार पढ़ना अनिवार्य करने की खबर पर बात की। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जब खबरें हमें हर सेकंड फोन पर नोटिफिकेशन बनकर मिलती हैं, हाँ, तो सुबह इत्मीनान से बैठकर एक अखबार के पन्ने पलटने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ जानकारी हासिल करने का एक पुराना तरीका है, या फिर ये दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर समझने की एक एक्सरसाइज है? ये एक सोचने वाली बात है ना? कहते हैं ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो किसी भी हालत में, किसी भी समय इंसान का साथ नहीं छोड़ती। और ये बात आज हमारी चर्चा पर एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल। हमारे पास भारत में हो रही कुछ हालिया घटनाओं और कुछ दिलचस्प सामान्य ज्ञान की जानकारियों का एक पूरा जखीरा है। पहली नज़र में ये सब बिल्कुल अलग अलग लगते हैं। कहीं कोई नई नियुक्ति हो रही है तो कहीं खेल में कोई रिकॉर्ड बन रहा है। हाँ, अक्सर खबरें हम तक ऐसी टुकड़ों में पहुंचती हैं, एक नियुक्ति, एक टूर्नामेंट, एक सरकारी ऐप। सही बात है, लेकिन हमारा काम है इन बिखरे हुए सूत्रों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना। बिल्कुल, जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तब असली पैटर्न और ट्रेंड्स उभर कर सामने आते हैं। आज यही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऊंचे पदों पर हुई नई नियुक्तियों से। हमारे स्रोतों के मुताबिक न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है ना? जी बिल्कुल। और साथ ही सार्वजनिक प्रसारण की दुनिया में ममता वर्मा ने दूरदर्शन समाचार मतलब DD न्यूज के महानिदेशक का पद संभाला है। और इसी कड़ी में खेल की दुनिया से भी ये खबर है, जहां एक जाना पहचाना चेहरा वापस आया। शॉर्ट मारिन। हाँ, नीदरलैंड के शोर्ड मारिन को एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। न्यायपालिका और मीडिया जैसे दो अहम स्तंभों को नया नेतृत्व मिल रहा है। वहीं हॉकी में एक पुराने आजमाए हुए कोच पर फिर से भरोसा जताया जा रहा है। ये एक तरह का संतुलन साधने जैसा नहीं है, नयापन और निरंतरता के बीच। आपने बहुत सही पकड़ा। ये नियुक्तियां असल में दो अलग अलग रणनीतियों को दिखाती हैं। कैसे? देखिए, न्यायमूर्ति सोंकर और ममता वर्मा का आना अपने अपने क्षेत्रों में एक नई शुरुआत, एक नई सोच का संकेत हो सकता है। ठीक है, लेकिन शोर्ड मारिन की वापसी एक बहुत ही साफ संदेश देती है। अगर कोई रणनीति काम कर रही है तो उसे जारी रखो। उनके पिछले कार्यकाल में टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड फैसला है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रशासन नतीजों को प्राथमिकता दे रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हम शायद घरेलू कोष तैयार करने में कहीं
पीछे रह गए हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कि हमें बार बार विदेशी विशेषज्ञता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हाँ, और इस पर खेल संघों में हमेशा बहस चलती रहती है। एक पक्ष कहता है कि हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभा लानी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सकें। सही। विदेशी कोच अपने साथ नई तकनीक, अलग ट्रेनिंग स्टाइल और एक बाहरी दृष्टिकोण लाते हैं। और दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि हमें जमीनी स्तर पर अपने कोचों को विकसित करने में ज्यादा निवेश करना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो सच कहाँ है? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। मरीन की नियुक्ति एक शॉर्ट टर्म रणनीति हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में घरेलू प्रतिभा को विकसित करना ही असली समाधान है। यानी वर्तमान की जीत और भविष्य की तैयारी के बीच एक और संतुलन। चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। ठीक है। ये सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग खबरें लगती हैं। पहली, इस साल 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड 2026 जयपुर राजस्थान में होगी। परेड, रनवे और ऐप तीनों बिल्कुल अलग डोमेन है। वही तो। दूसरी खबर है कि सीरियस जनरल अनिल चौहान ने अंडमान और निकोबार के कार निकोबार एयर बेस पर वायुसेना के लिए एक अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया है। अच्छा। और तीसरी, 1 मार्च 2026 से वो जो अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप है, हाँ। वो बंद हो रहा है जी, और उसकी जगह एक नया रेलेवेंट ऐप आएगा। तो ये खबरें सुनने में एकदम बिखरी भी लगती हैं। क्या आपको लगता है कि इनके बीच कोई कनेक्शन है जो पहली नजर में नहीं दिखता? बिल्कुल है। अगर आप इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ आधुनिकीकरण की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की कहानी कहती हैं। विकेंद्रीकरण? वो कैसे? सोचकर देखिए, दशकों तक सेना दिवस परेड जैसी राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक सिर्फ दिल्ली में होती थी। हाँ, हमेशा दिल्ली में ही होती थी। अब उसे जयपुर जैसे शहरों में ले जाया जा रहा है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों को राजधानी से बाहर निकालकर पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। और कार निकोबार का रनवे? वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। सामरिक ताकत को अब सिर्फ मुख्य भूमि की सीमाओं पर केंद्रित नहीं किया जा रहा। अंडमान और निकोबार हिंद महासागर में भारत की आंख और कान है। बिल्कुल। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, शक्ति के केंद्र को दिल्ली से दूर एक महत्वपूर्ण सामरिक बिंदु तक ले जाना है। ये भी एक तरह का सामरिक विकेंद्रीकरण है। और रेलवान ऐप इसमें कैसे फिट होता है? वो तो सबसे सीधा उदाहरण है। पहले टिकट के लिए आपको एक काउंटर पे जाना पड़ता था। एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। बिल्कुल। फिर यूटीएस ऐप आया और अब रेलवान ऐप आ रहा है। ये क्या कर रहा है? ये टिकट खरीदने की सुविधा को काउंटर से निकालकर हर उस व्यक्ति के हाथ में दे रहा है जिसके पास मोबाइल है। मतलब सुविधा का विकेंद्रीकरण। एग्जैक्टली। तो ये तीनों खबरें, परेड, रनवे और ऐप, एक ही बड़े ट्रेंड की ओर इशारा कर रही हैं। सत्ता, प्रतीक और सुविधाएं अब कुछ केंद्रों तक सीमित नहीं है, उन्हें देश के कोने कोने तक फैलाया जा रहा है। वाह, इस तरह से मैंने इन खबरों को जोड़कर नहीं देखा था। और इसी आधुनिकीकरण की कड़ी में एक और खबर है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया IP 2026 का 10वां संस्करण जारी किया है। ये आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है? ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आसान भाषा में फार्माकोपिया एक आधिकारिक किताब है जो देश में बनने और बिकने वाली दवाओं के लिए क्वालिटी के मानक तय करती है। अच्छा। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं बनाकर दुनिया भर में भेजते हैं। सही। ये किताब सुनिश्चित करती है कि मेड इन इंडिया दवा का मतलब एक सुरक्षित और असरदार दवा हो। इसका नया संस्करण आने का मतलब है कि हम अपनी दवाओं के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट कर रहे हैं, जो वैश्विक बाजार में हमारी साख के लिए बेहद जरूरी है। ये जो आधुनिकीकरण और वैश्विक मानकों की बात है, इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो शायद खेल के मैदान पर ही होता है। बिल्कुल, जहां प्रदर्शन ही सब कुछ है। और भारतीय खिलाड़ी इस कसौटी पर खरे उतर भी रहे हैं, जैसे क्रिकेट में शुभमन गिल। हाँ, कैलेंडर वर्ष 2025 में 983 रन। जी, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। ये एक शानदार व्यक्तिगत उपलब्धि है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, निशानेबाजी में हरियाणा की अमीरा अरशद ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का खिताब जीता है। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि भारत में व्यक्तिगत प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।
गेल का प्रदर्शन जहां क्रिकेट के ग्लैमर और दबाव को दिखाता है, वहीं अमीरा की जीत उस शांत एकाग्र मेहनत को दर्शाती है जो निशानेबाजी जैसे खेल के लिए जरूरी है। लेकिन खेल सिर्फ एक पल की प्रतिभा का नाम नहीं है। आप हरित नोआ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हरित नोआ, जो दुनिया की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली डकार रैली में लगातार 7वीं बार हिस्सा ले रहे हैं। 7वीं बार? सोचिए, यहाँ बात एक शॉट मारने या एक शतक बनाने की नहीं है। यहाँ बात है हजारों किलोमीटर तक मुश्किल रास्तों पर शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की चरम सीमा को बार बार पार करने की। ये तो धीरज और दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय मिसाल है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि खेल में ग्लैमर के अलावा एक और पहलू है, और वो है इंसानी जज्बे की परीक्षा। और फिर खेल का एक तीसरा पहलू भी है जो मैदान के बाहर खेला जाता है, नियम और प्रशासन। हाँ, वो मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला। जी, बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें टीम से बाहर करना पड़ा। सही कहा। ये मामला हमें खेल की दुनिया की हकीकत से रूबरू कराता है। यहाँ खिलाड़ी की प्रतिभा के साथ साथ बोर्ड के नियम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और अनुबंध की शर्तें भी मायने रखती हैं। मतलब ये एक जटिल इकोसिस्टम है। हाँ, एक तरफ व्यक्तिगत कौशल, दूसरी तरफ असीम धीरज और तीसरी तरफ प्रशासनिक नियम। ये तीनों मिलकर ही भारत के खेल परिदृश्य की पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे विषयों पर आते हैं जो हमें हमारे समाज और पर्यावरण के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ भी मुझे एक अजीब सा विरोधाभास दिख रहा है। अच्छा। एक तरफ एक बहुत ही चिंताजनक खबर है। शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि पश्चिमी घाट में बढ़ते पर्यटन की वजह से गैलेक्सी मेढक, हाँ, गैलेक्सी मेढक नाम की एक दुर्लभ प्रजाति विलुप्त हो सकती है। यह विकास और संरक्षण के बीच की उस क्लासिक लड़ाई का एक दुखद उदाहरण है। पश्चिमी घाट दुनिया के सबसे संवेदनशील जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। और ये खतरा एक चेतावनी है। बिल्कुल, कि अनियंत्रित विकास की कीमत हमें अपनी अनमोल प्राकृतिक विरासत को खोकर चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही सकारात्मक खबर भी है। हरियाणा, एक ऐसा राज्य जो कभी अपने खराब लिंगानुपात के लिए जाना जाता था, वहाँ 2025 में जन्म के समय सबसे ज्यादा लिंगानुपात मतलब 923 दर्ज किया गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर है। ये जबरदस्त कामयाबी है। तो एक तरफ हम एक प्रजाति को खोने की कगार पर है और दूसरी तरफ समाज में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? ये विरोधाभास नहीं, बल्कि हमारे समय की सच्चाई है। ये दिखाता है कि हम एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। मतलब? हरियाणा का लिंगानुपात सुधारना ये बताता है कि जब सरकार और समाज मिलकर लगातार कोशिश करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान जमीनी स्तर पर दशकों पुरानी मानसिकता को बदल सकते हैं। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक जीत है। सही। तो एक तरफ हम प्रकृति के संरक्षण में शायद पिछड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सुधार में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रगति का कोई एक सीधा रास्ता नहीं होता। और इसी प्रगति और अतीत की कहानी में एक और कड़ी जुड़ती है। तक्षशिला के पास कुषाण काल के कुछ दुर्लभ सिक्के मिले हैं। ये सिक्के आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? ये सिक्के टाइम कैप्सूल की तरह हैं। कुषाण काल भारतीय इतिहास का वो दौर था जब भारत, मध्य एशिया और रोम के बीच जबरदस्त व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। अच्छा। ये सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं है, ये उस दौर के वैश्वीकरण, उस समय की कला और अर्थव्यवस्था के सबूत हैं। एक तरह से ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं उसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। ये हमारे ज्ञान के वो स्थायी स्तंभ हैं जो बदलते नहीं। पहला तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। अफ्रीका के गिनी तट पर बहने वाली एक स्थानीय हवा है हरमाटन, जिसे द डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, डॉक्टर। एक हवा को डॉक्टर क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। हरमाटन हवा सहारा रेगिस्तान से आती है, इसलिए ये बेहद सूखी होती है। ठीक है। और गिनी तट का इलाका बहुत गर्म और उमस भरा होता है, जहां नमी की वजह से कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। तो जब ये सूखी हवा वहां पहुंचती है तो ये हवा में मौजूद सारी नमी को सोख लेती है। इससे लोगों को उस चिपचिपी गर्मी और उमस से होने वाली परेशानियों से बड़ी राहत मिलती है। इसीलिए वहां के लोग इसे प्यार से द डॉक्टर बुलाते हैं। वाह, मतलब एक सूखी हवा जो रेगिस्तान से आती है वो असल में लोगों के लिए राहत लेके आती है। तो क्या वहां के लोग सच में इसके आने का इंतजार करते हैं? हाँ बिल्कुल। कई स्थानीय संस्कृतियों में हरमटन के मौसम का इंतजार किया जाता है।
ये शुष्क मौसम फसलों को सुखाने और संरक्षित करने में भी मदद करता है। तो इसका आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है। बिल्कुल, ये प्रकृति के उस संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां एक जगह की कठोरता दूसरी जगह के लिए वरदान बन जाती है। अद्भुत है ये। अब अर्थशास्त्र की दुनिया का एक क्लासिक सिद्धांत फिलिप्स वक्र ये बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध होता है। सुनने में ये थोड़ा किताबी लगता है, असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? असल दुनिया में ये सिद्धांत हर देश की सरकार और सेंट्रल बैंक के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा करता है। दुविधा? हाँ, सिद्धांत के मुताबिक अगर आप बेरोजगारी कम करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा नौकरियां पैदा करना चाहते हैं, तो आपको महंगाई बढ़ने का खतरा मोल लेना होगा। और अगर महंगाई को काबू में करना है तो आपको ये जोखिम उठाना पड़ेगा कि कंपनियां निवेश कम कर दें और लोगों की नौकरियां चली जाएं। मतलब दोनों में से एक को चुनना ही होगा? ज्यादातर समय यही माना जाता था, लेकिन 1970 के दशक में एक अजीब स्थिति पैदा हुई जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जब महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ आसमान छूने लगी। अच्छा। उस घटना ने इस सिद्धांत पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। आज भी अर्थशास्त्री इस पर बहस करते हैं, लेकिन ये आज भी नीति निर्माताओं के लिए एक जरूरी टूल है। ये उन्हें याद दिलाता है कि अर्थव्यवस्था में लिए गए हर फैसले की एक कीमत होती है। यानी यहाँ भी एक संतुलन साधना पड़ता है। अब इतिहास की एक और परत खोलते हैं। हमारे पास सोहगौरा ताम्रपत्र का जिक्र है, भारत में अकाल राहत उपायों का सबसे पुराना सबूत। जी। और ये एक असाधारण दस्तावेज है। यह हमें बताता है कि एक कल्याणकारी राज्य, यानी एक ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों की भलाई की जिम्मेदारी लेती है, ये कोई आधुनिक विचार नहीं है। ये कितना पुराना है? ये ताम्रपत्र मौर्य काल का है, यानी आज से लगभग 2300 साल पुराना। इसमें लिखा है कि अकाल जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सार्वजनिक अन्न भंडार बनाए गए थे। तो ये प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था की परिपक्वता को दिखाता है। बिल्कुल, और दूरदर्शिता को भी। और अगर हम शासन की बात कर ही रहे हैं तो सीधे आज के भारतीय संविधान पर आते हैं। अनुच्छेद 310, जिसमें प्रसाद का सिद्धांत का जिक्र है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। और अनुच्छेद 312, जो संसद को एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है। ये दोनों अनुच्छेद कैसे जुड़े हैं? ये दोनों अनुच्छेद भारतीय प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ हैं। प्रसाद का सिद्धांत, जो हमने ब्रिटिश व्यवस्था से लिया है, वो कहता है कि सैद्धांतिक रूप से IAS और IPS जैसे सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद तक ही अपने पद पर रहते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि उनकी नौकरी किसी की खुशी पर निर्भर है। हाँ, ये तो उन्हें बहुत असुरक्षित बना देता है। बिल्कुल। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने तुरंत अनुच्छेद 311 में एक सुरक्षा कवच भी दिया। अच्छा। ये कवच सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाता है और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देता है। तो यहाँ भी एक संतुलन है, कार्यपालिका के नियंत्रण और अधिकारियों की स्वतंत्रता के बीच। और अनुच्छेद 312, वो शक्ति है जो संसद को IAS, IPS जैसी और भी अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देती है। ये सेवाएं ही हैं जो केंद्र और राज्यों को एक प्रशासनिक धागे में पिरो कर रखती हैं और भारत की संघीय संरचना को मजबूती देती हैं। तो सोहगौरा ताम्रपत्र से लेकर इन अनुच्छेदों तक ये शासन और नागरिक कल्याण की एक हजारों साल लंबी यात्रा है। बिल्कुल। तो आज हमने नई नियुक्तियों में संतुलन से लेकर राष्ट्रीय विकास में विकेंद्रीकरण की कहानी, खेल के कई पहलुओं और प्रगति समाज के विरोधाभासों तक की यात्रा की। हर जानकारी, चाहे वो फिलिप्स वक्र का सिद्धांत हो या गैलेक्सी मेंढक की चिंता, हमें एक बड़ी और ज्यादा गहरी समझ देती है। बिल्कुल, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ज्ञान ही हमें हर स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये सारी जानकारियां उसी ज्ञान के अलग अलग टुकड़े हैं जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसे भारत की तस्वीर जो लगातार बदल रहा है, संतुलन साध रहा है और अपने अतीत से सीखते हुए भविष्य की ओर देख रहा है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। सोहगौरा ताम्रपत्र हमें बताता है कि आज से 2300 साल पहले भी शासकों ने भविष्य में आने वाले अकाल के लिए योजना बनाई थी और अन्न भंडार बनाए थे। आज जब हम गैलेक्सी मेढक के विलुप्त होने के खतरे और जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह के ताम्रपत्र या कौन सी दीर्घकालिक योजनाएं बना रहे हैं।